चैप्टर 1161 टू 1170। तलवार की रोशनी एक पल में कुचल दी गई और फिर येज़िवेन ने एक और बैकहैंड स्लैश किया। यह तेज और अत्यावश्यक था। कानून प्रकटीकरण क्षेत्र का मास्टर जो दौड़ा दौड़ा आया वह स्तब्ध रह गया। वह अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो ज़िवेन ने आसानी से अपनी तलवार की रोशनी को कुचल दिया। पफ! उसके गले में खून का फूल खिल गया। खून फूट पड़ा और उसकी जीवन शक्ति तुरंत कट गई। उसका पूरा शरीर आसमान से गिर गया। एक और लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर येज़िवेन के हाथों मर गया। ऐसा लगता था कि ये कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के स्वामी उसके सामने बस कमजोर थे। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। चूजों की तरह, चाहे कितने भी हों, वे सब मर जाएंगे। उत्तरी पर्वतीय कबीले के ये स्वामी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे एक एक करके आगे बढ़ते गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे यहाँ मर गए तो भी उनके परिवारों के साथ नरमी बरती जा सकती है। हालांकि यदि उत्तरी पर्वत लिंग की मृत्यु यहाँ हुई तो उनके पाप वास्तव में अक्षम्य होंगे। न केवल वे मौत को दावत दे रहे होंगे, बल्कि उनकी 9 पीढ़ियां भी बच नहीं पाएंगी। हालांकि उत्तर पर्वत कबीले के प्रमुख का केवल एक ही पुत्र नहीं था, और उनमें से कई इस पुत्र की तुलना में बहुत अधिक सफल थे। हर कोई जानता था कि वह इस पुत्र पर कितना प्यार करता था। नॉर्थ माउंटेन लिंग ने वर्षों में कई अपराध किए थे। काफी हद तक यह उत्तरी पर्वतीय कबीले के प्रमुख की मिलीभगत थी, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। वे अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही वे जानते थे कि एक शिवेन का सामना करने के लिए ऊपर जाना मौत को दावत दे रहा था, फिर भी उन्होंने जल्दबाजी न करने की हिम्मत नहीं की। या तो उनमें से एक मर जाएगा या उनका पूरा परिवार मर जाएगा। वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें क्या चुनाव करना चाहिए। स्विश स्विश स्विश! येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी लगातार चमकती रही। हर बार जब उसने एक चाल चली तो एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म या हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म मास्टर उसकी तलवारबाजी के तहत मर जाएगा। खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया। यह साधारण रक्त नहीं था, बल्कि एक अर्धचरणीय कानून घोषणा क्षेत्र या कानून घोषणा क्षेत्र मास्टर का रक्त था। इस स्तर पर एक योद्धा के शरीर का हर अंग एक खजाना था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे मानव आकार के प्राकृतिक खजाने थे। ये खून जमीन में रिस गया और वर्षों में प्राकृतिक खजाने बढ़ेंगे। यदि कई जानवरों को उनके मांस और रक्त को भक्षण करने का अवसर मिला तो उनके आश्चर्यजनक परिवर्तनों से गुजरने की संभावना थी। कुछ हद तक ये लोग अब सामान्य नहीं थे, यद्यपि उनकी शक्ति उन पौराणिक देवताओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी। संक्षेप में, वे धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच रहे थे। दूसरे शब्दों में, क्या हर कोई अपनी साधना में उस दिशा में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था? येज़िवेन को यहाँ नॉर्थ माउंटेन लिंग होने के लाभों का एहसास हुआ, क्योंकि उन्हें नॉर्थ माउंटेन कबीले के इन लोगों के बचने की चिंता भी नहीं थी। जब तक उत्तरी पर्वत लिंग यहाँ था, तब तक स्वर्गामीन संप्रदाय बच नहीं पाएगा और केवल येज़िवेन द्वारा आज्ञाकारी रूप से वध किया जा सकता था। हालांकि वे एक के बाद एक आगे बढ़ते गए, उनमें से हर एक येज़िवेन को एक पल के लिए ही रोक सका। हालांकि उन्होंने नॉर्थ माउंटेन लिंग को उसकी त्वचा की देखभाल के लिए पर्याप्त समय दिया। रंगीन बागे की सुरक्षा के साथ उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं थी। यह समय उसके लिए लगभग पूरी तरह से ठीक होने के लिए काफी था। इस समय उसने येज़िवेन को थोड़ी डरावनी दृष्टि से देखा। वह पहले से ही देख सकता था कि येज़िवेन निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम थी। ये पिछली बार की तरह नहीं था जब येज़िवेन ने कृपाण का जादू उधार लिया था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल बच निकलने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन येज़िवेन उसके पीछे पीछा कर रही थी। हालांकि उत्तरी पर्वतीय कबीले के मालिकों ने येज़िवेन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे येज़िवेन को रोक नहीं सके। एक क्षण में ही उनमें से अधिकांश का वध कर दिया गया। वे येज़िवेन की उन्नति को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। हालांकि उनके बिना येज़िवेन बहुत पहले ही उत्तरी पर्वत लिंग को पकड़ लेती। नॉर्थ माउंटेन लिंग भी इस बारे में बहुत स्पष्ट था। अंत में आखिरी विशेषज्ञ भी आसमान से गिर गया। उनकी मृत्यु हो गई थी। केवल उत्तरी पर्वत लिंग ही बचा था। उत्तर पर्वत लिंग अंततः भयभीत हो गया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नॉर्थ माउंटेन कबीले की दिशा में भागते समय नॉर्थ माउंटेन लिंग चिल्लाया। हालांकि येज़िवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकती थी? उसने तुरंत एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसका पीछा किया। एक उग्र कृपाण आभा तुरंत उसके हाथ में आ गई। वाला भयानक कृपाण आभा विशाल आकाश को पार कर गई। वह जहां भी जाता, आध्यात्मिक ऊर्जा जल उठती। दूर से देखने पर पूरा आसमान पूरी तरह से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। बूम! उग्र कृपाण आभा उनके शरीर पर गिर गई। उनकी रक्षा के लिए उनके शरीर पर 7 रंगों का दिव्य वस्त्र लगभग तुरंत सक्रिय हो गया था। हालांकि येज़िवेन की भारी बिजली कटौती के भयानक प्रभाव ने अभी भी उसके शरीर को एक उल्का की तरह जमीन पर गिरा दिया और एक पहाड़ की चोटी से भयंकर रूप से टकरा गया। चूंकि उसकी पीठ को येज़िवेन ने काट दिया था, वह मूल रूप से पहाड़ की चोटी से टकरा गया था। उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत था, खून बह रहा था और उसकी नाक का पुल टूट गया था।
हालांकि यह कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन इससे वह पस्त और थके हुए लग रहे थे। तो ज़िवेन ने पकड़ लिया और मध्य हवा में खड़ा हो गया। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और भावहीन थी, जिसने उत्तर पर्वत लिंग को अत्यंत भयभीत कर दिया। यह ऐसा था जैसे उसने पौराणिक ग्रिम रीपर को देखा हो, ठंडा, हृदयहीन और जानलेवा। ये ज़िवेन उसे मारने की जल्दी में नहीं लग रही थी। उसने बस अपना हाथ उठाया और एक तेज तेज कृपाण आभा अचानक नीचे गिर गई। बूम! पूरे पर्वत शिखर का आधे से अधिक भाग काट दिया गया। मलबे के ढेर में उत्तरी पर्वत लिंग ने मुंह भर खून थूका। हालांकि वह कृपाण द्वारा आधा नहीं काटा गया था, कृपाण उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। क्या तुम डर को जानती हो? क्या तुम निराशा को जानती हो? ये ज़िवेन के मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों मरने वाली लड़कियां क्या सोच रही थीं? उस तरह की निराशा, मौत के कगार पर होने का एहसास। उद्धरण चिन्ह। नॉर्थ माउंटेन लिंग नहीं बोला। उसने बस अपने होंठ कांपे और ये ज़िवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। वह आमतौर पर सोचता था कि उसका मनोवैज्ञानिक गुण पहले से ही बहुत अच्छा था। उन्हें पहले से ही अनुभवी और जानकार माना जाता था। उसने किस तरह के क्रूर दृश्य नहीं देखे थे। हालांकि वह वही था जो उसने दूसरों के साथ घटित होते देखा था। उस समय उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वह क्रूर और पत्थर दिल था। वह दूसरों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाएगा। लेकिन अब, जब वह अनगिनत त्रासदियों में मुख्य पात्र की स्थिति में था, तो वह वास्तव में समझ गया था कि उसकी मानसिक दृढ़ता एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता, क्या उसके पास ऐसा कुछ था? अपने हजारों वर्षों के जीवन में उन्होंने कभी किसी वास्तविक खतरे का सामना नहीं किया था। केवल एक ही समय ये ज़िवेन के सामने था। वह ये ज़िवेन द्वारा पराजित और लगभग मारा गया था। उसे पहली बार पता चला कि वह कितना नाजुक था। इसलिए उस हफ्ते के बाद से उन्होंने अपनी ताकत में सुधार करने की पूरी कोशिश की। अंत में, उत्तरी पर्वत कबीले के विशाल संसाधनों के साथ उन्होंने हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में कदम रखा। कुछ साल पहले की तुलना में यह अंतर की दुनिया थी। धीरे धीरे वह उस छाया और खतरे को भूल गया था जो एक ज़िवेन उसके लिए लाया था। लेकिन अब ये ज़िवेन के सामने उसने फिर से इस भयानक खतरे को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि भुला दिया गया एहसास एक बार फिर उसके दिमाग में भर गया। उसने इसे अपने जीवन में 2 बार महसूस किया था और दोनों बार उसे ये ज़िवेन द्वारा लाया गया था। वह ये ज़िवेन से बदला लेना चाहता था, उसे एक मानव अमृत में परिष्कृत करना चाहता था, उसे निगल जाना चाहता था और एक घूंट में अपने दिल के भीतर के राक्षस को निगल जाना चाहता था। ये ज़िवेन उसका आंतरिक दानव बन गई थी। अगर वो ये ज़िवेन के डर से छुटकारा नहीं पा सका, तो उसे डर था कि भविष्य में यह उसका असली आंतरिक दानव बन जाएगा। लेकिन अब यह आंतरिक दानव अचानक से फैल गया था। अचानक उसके दिल में एक छाया बन गया था जिसे मिटाना मुश्किल था। इस समय वह वास्तव में उन महिलाओं के डर और भय को समझ रहा था, जो मरने से पहले उसकी आंखों में चींटियों से भी कम थीं। अधिक बार नहीं, वह न केवल किसी व्यक्ति की मासूमियत को छीन लेता था, बल्कि वह किसी व्यक्ति के शरीर में सारी इन ऊर्जा को भी सोख लेता था, जिससे वह व्यक्ति एक सूखे शव के रूप में मर जाता था। इसे बेहद शातिर कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने अतीत में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे अब भी नहीं लगा कि वह गलत था। उन नीच मानव स्त्रियों को आनंदित होना चाहिए। उनकी बाहों में मरना एक ऐसा सम्मान था जो उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। क्यों उन चींटियों जैसी औरतों के लिए तुम्हें कितनी बार मेरा शिकार करना पड़ेगा? उत्तर पर्वत लिंग दहाड़ा। चींटी जैसी औरतें। ये ज़िवेन के मुंह पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। हो सकता है कि आपकी नज़र में वे चींटियों की तरह हों। उनके एक समूह को मौत के घाट उतारना कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मेरी नज़र में आप में और एक चींटी में क्या अंतर है? क्या मुझे आपको मारने के लिए कोई कारण चाहिए? उत्तर पर्वत लिंग पूरी तरह से दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ज़िवेन वास्तव में ऐसी बात कहेगी। तुम एक चींटी हो, क्या मुझे तुम्हें मारने का कोई कारण चाहिए? उसने हमेशा महसूस किया था कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया का केंद्र है और हर किसी को उसके चारों ओर चक्कर लगाना है। सभी को विश्वास था कि जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं वे समृद्ध होंगे और जो उनका विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। पहली बार उसके साथ चींटी जैसा व्यवहार किया गया और उसे मौत का सामना करना पड़ा। तुम मुझे नहीं मार सकते, अन्यथा हमारा उत्तरी पर्वत कबीला नहीं, हमारा 100 कबीला गठबंधन तुम्हें जाने नहीं देगा। इस समय नॉर्थ माउंटेन लिंग यह सोचने के लिए भोला नहीं था कि ये ज़िवेन उसे नहीं मारेगा। जैसा कि ये ज़िवेन ने कहा, वो ये ज़िवेन की नज़र में सिर्फ एक चींटी थी। क्या उसे एक चींटी को रौंद कर मौत के घाट उतारने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी? अगर कोई कारण था, क्या यह काफी था कि उसने ये ज़िवेन को एक आंख की किरकिरी के रूप में देखा? इसलिए वह जितना संभव हो सके अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता था ताकि ये ज़िवेन कुछ भी करने की हिम्मत न करे। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ कुछ जोकर हैं, ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। अब आप अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना?
येशिवेन ने हाथ उठाया और नीचे गिरा। बूम! कृपान उत्तरी पर्वत लिंग के शरीर में फिसल गया और उसके शरीर को मौके पर ही उड़ते हुए भेज दिया गया। हालांकि वह आधे में विभाजित नहीं था, फिर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिक खून बह निकला। चिंता मत करो, वह जल्द ही तुम्हारा साथ देगा। येजिवेन मुस्कुराए। शिकार किए जाने के दिन अविस्मरणीय थे। बचने के लिए उसे स्टार बीस्ट अवतार को भी छोड़ना पड़ा। यह निश्चित रूप से एक गहरी छाप थी। जब वह छोटा था तो उसने चुपके से शपथ ली कि एक दिन वह उत्तर पर्वतीय कबीले के प्रमुख को उसके द्वारा किए गए हर काम की कीमत चुकाएगा। यह भी पहली बार है जब मैंने महसूस किया है कि दूसरों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना कितनी दिलचस्प बात है। येशिवेन मुस्कुराए और फिर से नीचे गिर गई। बूम! ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ फटने वाला है। यह पहले से ही अव्यवस्था में था। यह पर्वत जो दसियों हजार वर्षों से बना हुआ था, इस समय मलबे में धंस गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि येजिवेन ने कृपाण आभा की सीमा को नहीं फैलाया था, लेकिन उत्तरी पर्वत लिंग के शरीर पर कृपाण आभा का अधिकांश भाग उड़ा दिया था। नहीं तो वह बहुत पहले मर गया होता। तुम पागल हो, उत्तर पर्वत लिंग ने खांसते हुए खून कहा। उसे येजिवेन की कृपाण से कई बार चोटें आई थीं। हालांकि उन्हें रंगीन दैवीय वस्त्र का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी यह उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। उसमें अब हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं थी। इस समय येजिवेन की मुस्कान उसकी आंखों में एक राक्षस की तरह थी, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उन लोगों की आंखों में जो उसके हाथों दुखद रूप से मारे गए थे, उसकी मुस्कान आज येजिवेन की मुस्कान से बेहतर नहीं थी। हालांकि उनका दिमाग बहुत स्पष्ट था। जब उसने सुना कि येशिवेन अपने पिता को एक साथ मरने के लिए भेजना चाहता है, तो उसे अचानक लगा कि येशिवेन पागल है। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि येशिवेन की ताकत बहुत अत्याचारी थी और कानून अभिव्यक्ति के दायरे के सामान्य पहले स्तर के दायरे से कहीं अधिक थी। हालांकि उनके पिता कौन थे? वह नॉर्थ माउंटेन कबीले के कुलपति और इतिहास में सबसे कम उम्र के पितामह थे। यद्यपि उनकी शक्ति पितृसत्ताओं में सबसे मजबूत नहीं थी, फिर भी वे कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे। इतनी ताकत पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर हावी होने के लिए काफी थी। वह वास्तव में अपने पिता को मारना चाहता था। ये पागलपन नहीं था तो क्या था? वह बाहर से पागल आदमी था। इस समय उन्हें पहली बार पछतावा हुआ। उसे एक पागल आदमी को उकसाने पर पछतावा हुआ। आम लोगों के साथ अब भी तर्क वितर्क किया जा सकता था, लेकिन वास्तव में एक असली पागल से निपटने का कोई तरीका नहीं था। बूम! एक और स्लैश दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह अच्छा लगता है? येजिवेन ने पूछा। लेकिन इस बार उत्तर पर्वत लिंग के पास उसे जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। वह केवल गुर्रा सकता था। इस समय उसने महसूस किया कि जिस मानव जाति को वह हेय दृष्टि से देखता था, वह मानव जाति जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह केवल विपत्ति के आगे झुकेगी, उसका भी ऐसा अत्याचारी अस्तित्व था। दूसरे शब्दों में, येजिवेन स्वयं इन लोगों में एक अपवाद थी। बूम! 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 लगातार हो रहे विस्फोटों के बीच उत्तरी पर्वत लिंग पहले ही दम तोड़ चुका था। हालांकि येशिवेन उसे इस तरह चिढ़ा रही थी जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। उसका कम समय में उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। कौन मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? इसी समय दूर से एक अत्याचारी आवाज आई। विशाल आकाश के माध्यम से एक भयानक कराह अपने साथ असीम प्रतिभा लेकर आई। येशिवेन के सामने एक आकृति दिखाई दी। यह नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क था। उस उपस्थिति ने येजिवेन पर गहरी छाप छोड़ी और वह इसे इस जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आप अंत में आ गए हैं, फिर आपका कोई मूल्य नहीं है। येजिवेन ने उपहास किया और अचानक अपने ब्लेड से नीचे गिरा दिया। बूम! इस बार येशिवेन पूरी तरह से बाहर निकल गई। उसने कुछ भी वापस नहीं रखा। पूरी पहाड़ी की चोटी तुरंत राख में बदल गई और नष्ट हो गई। उत्तरी पर्वत लिंग के शरीर पर रंगीन वस्त्र भी एक पल में टुकड़ों में बिखर गया। पहले येशिवेन द्वारा बमबारी किए जाने के बाद से यह पहले से ही दरारों से भरा हुआ था। इस समय ये कैसे येशिवेन के पूर्ण हमले का सामना कर सकता था? रंगीन बागे की सुरक्षा के बिना उत्तरी पर्वत लिंग भी एक पल में पूरी तरह से खून के धुंध के बादल में बदल गया। उसकी चीखों ने आसमान को चीर डाला। दीर्घकाल तक रहना। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क की क्रोधित आवाज फैल गई, जिससे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत ढह गई और शून्य में बदल गई। उसका क्रोध आकाश से जल सकता था। उसके दिव्य विचार येशिवेन को घूर रहे थे और फिर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह येशिवेन ही था। यह आप है। उस पर इस व्यक्ति की गहरी छाप थी। इतने सालों में येजिवेन पहला व्यक्ति था जिसने उत्तरी पर्वतीय कबीले की शक्ति को नजरअंदाज करने की हिम्मत की और अपने प्यारे सबसे छोटे बेटे को लगभग मार डाला। वहीं वह शख्स था जिसका उसने कत्ल करने से पहले कुछ दिनों और रात तक पीछा किया। इसलिए येजिवेन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। उस समय वह पहले से ही लॉ मैनिफेस्टेशन 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था और येजिवेन सिर्फ एक योद्धा था जिसने अभी अभी ट्रांसेंडेंट दायरे में प्रवेश किया था। दोनों के बीच का फासला स्वर्ग और धरती जैसा था।
सामान्य समय में उत्कृष्ट क्षेत्र के योद्धा जो उसके लिए स्वामी माने जाते थे, उसके सामने साधारण चींटियों से अलग नहीं थे। चाहे वह पारलौकिक क्षेत्र हो, महान ऋषि क्षेत्र हो या ऋषि क्षेत्र हो, वे केवल छोटे पात्र थे जिन्हें एक थप्पड़ से मारा जा सकता था। क्या मजबूत और कमजोर के बीच अंतर करना हास्यास्पद नहीं था? हालांकि यह व्यक्ति अलग था। वह वास्तव में कई दिनों और रातों तक उसका पीछा करता रहा, इससे पहले कि वह बमुश्किल उसे मार पाता। यह कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने अपने कई वर्षों के जीवन में कभी सामना नहीं किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में अस्तित्व में ऐसा कोई व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति को मानव कबीले के बीच एक अभिजात वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन सौभाग्य से ऐसे व्यक्ति को बड़ा होने से पहले ही उसका गला घोंट दिया गया। शुरुआत में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की कि येज़िवेन वास्तव में मर चुकी थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था और उसके लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसे अब दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा इस व्यक्ति ने यहाँ अपना रास्ता खोज लिया था और यहाँ तक कि उसका सबसे प्रिय पुत्र भी उसके हाथों मर गया था। वह कैसे नहीं मर सकता था? हालांकि उनके दिल में भी ऐसी रहस्यमयी ज्वाला थी, यह केवल एक क्षणभंगुर विचार था। उनके लिए अपने प्रिय पुत्र की दुखद मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पहले कभी उत्तरी पर्वत लिंग को नहीं मारा था। उसे अब तक इंतजार करना पड़ा जब येज़िवेन उसे मारने के लिए आया। क्या यह स्पष्ट रूप से उसके लिए नहीं किया गया था? तुरंत वह लगभग कुछ और कहना नहीं चाहता था और एक बड़ा हाथ अचानक बढ़ा। बूम! बड़ा हाथ सीधे विशाल आकाश से टूट गया और सीधे येज़िवेन को पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे सीधे कुचल देना चाहता हो। मेरे लिंग एर के जीवन के लिए भुगतान करें। वह अत्यधिक क्रोधित था। लॉ मैनिफेस्टेशन 9वें स्तर के एक शीर्ष मास्टर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। यह कितना भयानक था! आकाश में गिरती अनगिनत हवा से कोई भी इसे महसूस कर सकता था। उसके पंजे से सारा स्थान विकृत हो गया था। अगर ये पहले वाली येज़िवेन होती तो शायद वो इतने पास से उसे पकड़ लेता। यह अफसोस की बात थी कि वर्तमान येज़िवेन को पुनर्जन्म कहा जा सकता था। अतीत की तुलना में वह पहले ही एक पूरा क्षेत्र पार कर चुका था। पारलौकिक क्षेत्र से उन्होंने कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि उनके और उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। सामान्य तौर पर वे अभी भी उसी दायरे में थे। उसके और उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के बीच की खाई एक मानव और एक चींटी के बीच की खाई से एक बच्चे और एक वयस्क के बीच की खाई में बदल गई थी। हालांकि यह अभी भी बहुत बड़ा था, यह वापस लड़ने की शक्ति न होने से बहुत बेहतर था। हालांकि एक बच्चा एक वयस्क को हरा नहीं सकता था। अगर एक बच्चे के हाथ में एक हथियार था तब भी वयस्क को छुरा घोंपकर मार डालना संभव था। कहने की बात नहीं है कि येज़िवेन उस तरह के बच्चे से बहुत दूर थी जो ज्यादा नहीं जानता था। येज़िवेन सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और सीधे अपने बड़े हाथ से गायब हो गई। बूम! उसके बड़े हाथ के नीचे अनगिनत पर्वत चट्टानें चूर चूर हो गईं। इस समय एक चमकदार कृपाण प्रकाश आकाश के माध्यम से कट जाता है। यह आसमान से टूटते हुए पत्थर की तरह था। एक बड़े क्षेत्र में पूरी हवा जलने लगी और अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत होने लगा। हिंसक कृपाण आभा ने उत्तरी पर्वतीय कबीले के प्रमुख की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। उसे अचानक याद आया कि इस व्यक्ति के पास एक कीमती कृपाण होनी चाहिए जिससे वह भी डरता था। यह कृपाण बहुत भयानक थी। यह इतना भयानक था कि अपनी ताकत से भी वह इससे डरता था। उसने अपने हाथ फैलाए और तुरंत उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। एक आश्चर्यजनक तलवार आभा तुरंत बाहर निकल गई। उनके हाथ में कीमती तलवार भी अर्थ लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट का एक असाधारण शिखर कार्य था। बूम! तलवार आभा और कृपाण आभा मध्य हवा में टकरा गई। अनगिनत कृपाण आभा और तलवार की आभा एक विशाल ऊर्जा गेंद में टकराई, मुड़ी और संघनित हुई। गठन के क्षण में यह सभी दिशाओं में बेतहाशा बह गया। यह बड़ा और बड़ा होता गया, लगभग दुनिया को एक पल में निगल गया। फिर यह अचानक फट गया, एक अकल्पनीय सूक्ष्म हवा जो बाहर की ओर बह गई। इतने में दोनों पक्षों के बीच आश्चर्यजनक टक्कर हो गई। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क लंबे समय से ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। जब तक कि यह एक एंटीक नहीं था जिसने ट्रांसेंडेंस दायरे को पार कर लिया था, उसके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल होगा। हालांकि येज़िवेन का कौशल इतने उच्च स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। यह कानून चरण के दायरे के चौथे स्तर पर औसत मास्टर को दूर करने के लिए पर्याप्त था। उसके हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ यह एक भयंकर कृपाण थी जिसने अमरों को भी मार डाला था। यह साधारण कैसे हो सकता है? एक समय के लिए दोनों पक्ष अविभाज्य थे। इसके तुरंत बाद इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर तलवार की आभा के माध्यम से टूट गया, जिसे उत्तरी माउंटेन कबीले के प्रमुख ने अदम्य बल के साथ नष्ट कर दिया। यह पूरे रास्ते विशाल आकाश को काटता हुआ सीधे उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के चेहरे पर जा गिरा। उत्तरी पर्वत कबीले का मुखिया अचानक डर से पीला पड़ गया। यह भयंकर कृपाण उस समय की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी थी जब यह येज़िवेन के हाथों में थी।
ये जिवेन इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ केवल उसे थोड़ा भयभीत कर दिया। लेकिन अब ये जिवेन ने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ उसे एक घातक खतरे का एहसास कराया। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह कृपाण से आधा कट भी सकता था। यह भावना कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने कई वर्षों तक महसूस नहीं किया था, जब से उन्होंने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया था। आखिरकार वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं जिन्होंने पूरे साल पारलौकिक क्षेत्र को पार कर लिया था, वे दीर्घायु के रहस्य को समझ रही थीं। उनमें से कितने लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा और वे इधर उधर भटकेंगे। उन प्राचीन वस्तुओं के अस्तित्व के बिना जो कानून के चरण के दायरे से बाहर हो गए थे, वह जो चाहे कर सकता था। लेकिन अब उसे फिर से उस तरह का घातक खतरा था। लगभग सहज रूप से उसने अपने पैरों को थपथपाया और तुरंत सैकड़ों किलोमीटर पीछे हट गया। बूम! कृपाण आभा आखिरकार गिर गई और पूरी जमीन सैकड़ों किलोमीटर की भयानक दरार में कट गई। यह अथाह और दर्जनों मील चौड़ा था। इस दृश्य को देखकर नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह मौके पर ही आधे में विभाजित हो सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वह इतना बड़ा हो गया है। इस जानलेवा कृपाण ने उसके हाथों में अपनी शक्ति को भयानक स्तर तक बढ़ा दिया था। ऐसा अस्तित्व कैसे हो सकता है जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है? उसे भयानक नहीं माना जा सकता है। धिक्कार है, भाड़ में जाओ। उसने आकाश में एक घेरा बनाया, फिर अनगिनत हल्की तलवारें पतली हवा से संघनित हुईं। वे आकाश को चीरते हुए एक के बाद एक गिरते गए। हूश हूश हूश! हवा के माध्यम से टूटने की एक कठोर आवाज थी। आकाश को भरने वाली हल्की तलवारें लगभग आकाश को ढंक लेती हैं, मानो पूरा आकाश तलवार के बादलों का समुद्र बन गया हो। ये जिवेन अतीत में इन हल्की तलवारों के नीचे मर गई थी क्योंकि वे बहुत घनी थीं। उनके पास उन्हें चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब ये जिवेन पहले से अलग थी। उसकी ताकत भी वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उन सबको तोड़ दो! ये जिवेन चिल्लाया और उसके हाथ में एक भयानक तलवार की रोशनी फिर से गिर गई। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर से निकलने वाली कृपाण रोशनी में अकल्पनीय भयानक शक्ति थी। कृपाण प्रकाश आकाश के माध्यम से फाड़ा। जिस क्षण उन हल्की तलवारों ने कृपाण की रोशनी को छुआ, वे एक के बाद एक विस्फोट करती गईं। हालांकि कृपाण प्रकाश की उन्नति को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वे इसे केवल उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख की ओर झपटते हुए देख सकते थे। बूम! इस बार नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख के पास इसे रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसके पास केवल थोड़ा सा चकमा देने का समय था और वह मौके पर ही इस कृपाण प्रकाश की चपेट में आ गया। उसके शरीर के सारे सुरक्षा कवच क्षण भर में ढह गए और उसके शरीर पर 7 रंगों का दिव्य वस्त्र प्रकट हो गया। यह 7 रंगों वाला दिव्य वस्त्र उत्तरी पर्वत लिंग के शरीर पर 7 रंगों वाले दिव्य वस्त्र से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन यह बिल्कुल भी बेकार था। इस रंगीन दैवीय वस्त्र पर केवल एक कट के साथ दरारें दिखाई दी और इसमें समय के साथ बड़ा और बड़ा होने की प्रवृत्ति थी। उसकी आकृति अचानक उल्टी हो गई और उस पर एक भयानक शक्ति ने हमला कर दिया। उनका आंकड़ा सैकड़ों मील तक उल्टा उड़ता रहा। उसके मुश्किल से रुकने से पहले न जाने कितनी आसमान छूती पर्वत चोटियां टूट चुकी थीं। इस स्लैश की शक्ति भयानक थी। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क ने मुंह से खून बहाया और अंत में उसके दिल में अनुमान की पुष्टि की। यह साबर वाकई भयानक था। हालांकि ये जीवेन का कौशल अभी भी उसकी तुलना में बहुत दूर था, लेकिन वास्तव में उसके पास अपने हाथ में इस घातक कृपाण के साथ लड़ने की क्षमता थी। दूसरी तरफ ये जिवेन भी लगातार सांस लेने के लिए हॉन्फ रही थी। ब्लेड के उन 2 हमलों ने उसके शरीर में जेन युआन का आधा हिस्सा पहले ही समाप्त कर दिया था और शेष जेन युआन उसके लिए केवल 2 और ब्लेड हमलों को काटने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसकी ताकत अब वह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यह पहले की तुलना में सिर्फ 100 गुना अधिक मजबूत नहीं थी। यह शायद कुछ 100 गुना ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह बेकार था। यदि वह उत्तर पर्वत के कुलपति को धमकाना चाहता था या उसे मार भी देना चाहता था, तो उसके पास जो शक्ति थी वह पर्याप्त नहीं थी। इसलिए भले ही यह कई गुना मजबूत हो गया था, संपूर्ण इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अभी भी एक जीवन रक्षक उपाय था जिसे केवल कुछ ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरे पास अब भी आखिरी 2 वार हैं। मुझे उसे उसके घोड़े से नीचे गिरा देना चाहिए। या तो वह मर जाए या मैं मर जाऊं। ये जिवेन ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर एक निर्मम भाव प्रकट हुआ। लगभग उस समय जब नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क को उड़ा दिया गया था, वह फिर से दौड़ पड़ा। इससे पहले कि नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, ये जीवेन पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। इतनी तेजी! नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क हैरान था। वह जानता था कि एक शिवेन की गति बहुत तेज थी, अन्यथा ये जिवेन इतने लंबे समय तक उससे बच नहीं पाएगी। लेकिन इस अवधि के बाद एक शिवेन की गति में थोड़ा सुधार हुआ था। भाड़ में जाओ, इसे खत्म करने का समय आ गया है। चूंकि तुम अपने बेटे को बहुत पसंद करते हो, तो नीचे जाओ और उसके साथ चलो। ये जिवेन चिल्लाया और उसकी बाहों की नसें फूल गईं।
इस जानलेवा कृपाण को नियंत्रित करना आसान काम नहीं था। उन्हें अभी भी इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को नियंत्रित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता थी। आखिरकार उसके पास सही बलिदान प्रशिक्षण पद्धति नहीं थी और उसने पुराने भूत को मिटा दिया था, इसलिए वह केवल इसे जबरन नियंत्रित कर सकता था। ऐसा लगता था कि येज़िवेन के शरीर में जेन युआन का बचा हुआ आधा हिस्सा एक पल में खत्म हो गया था। उसके शरीर में जेन युआन इतना विशाल था कि यह यांगीजी नदी की तरह समुद्र के आधे हिस्से की तरह था। भले ही यह इसका 1/4 ही था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। अनगिनत जेन युआन को इस समय इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में डाला गया था। संपूर्ण उद्भव अमर संहारक कृपाण हिंसक रूप से गुनगुनाने लगा। जेन युआन भी एक पल में अंतहीन कृपाण आभा में बदल गया और तुरंत नीचे गिर गया। ओह तेरी! नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क ने चुपके से कहा। उसने अपने हाथ फैलाए और अनगिनत जेन युआन बह गए। उसके सामने एक जादू तुरंत सघन हो गया। बूम! सारी कृपाण की आभा मक्खन में से गर्म छुरी की तरह मंत्रमुग्ध पर गिर पड़ी। कृपाण आभा की उन्नति को रोकने के लिए इन मंत्रों के पास कोई रास्ता नहीं था। पल भर में ही जादू टूट गया। लेकिन फिर भी मंत्रमुग्धता ने उत्तरी माउंटेन पैट्रियार्क को बचने के लिए कुछ समय दिया। बूम! कृपाण आभा ने उनके शरीर पर जमकर वार किया। उत्तरी पर्वत पितृसत्ता के शरीर पर रंगीन दैवीय वस्त्र तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए, लेकिन इसने इस कृपाण आभा को थोड़ा अवरुद्ध कर दिया। इसके तुरंत बाद यह खजाना जिसे नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क ने सोचा था कि वह अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, वह मौके पर ही बिखर गया। और यह पूरी तरह से बिखर गया, सीधे टुकड़ों में टूट गया। रंगीन दैवीय वस्त्र को तोड़ने के बाद कृपाण आभा अभी भी उत्तर पर्वत के कुलपति के शरीर पर भयंकर रूप से खड़ी थी। हालांकि नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क के शरीर का अधिकांश हिस्सा बच गया था, फिर भी वह कृपाण की आभा से खरोंच रहा था। खरोंच लगने से ही उसके शरीर के लगभग 2 टुकड़े हो गए। उसके शरीर के ऊपर से उसकी जांघ तक एक बड़ा घाव हो गया। घाव चौंकाने वाला था, वह मौके पर ही लगभग आधे में बंट गया। यदि यह जादू और रंगीन दिव्य वस्त्र के लिए नहीं होता जिसने उसे कुछ समय के लिए खरीदा होता, तो शायद वह इस बार बच नहीं पाता। उसका शरीर येज़िवेन की तरह अत्याचारी शरीर नहीं था। हालांकि यह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था, फिर भी इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की कृपाण आभा का विरोध करना असंभव था। वह चिल्लाया और लगभग सीधे आसमान से गिर पड़ा। इस समय उसे अब अपने बेटे का बदला लेने की परवाह नहीं थी। इस समय उनका एकमात्र विचार यह था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। अन्य बातें नगण्य थीं। यदि वह अपनी जान भी नहीं बचा सकता था, तो वह उत्तरी पर्वतीय लिंग का बदला लेने की बात कैसे कर सकता था? नन्हे कमीने, बस तुम रुको। मुझे तुम्हें मारना चाहिए। अगर तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो, तो मैं उससे माफी मांगने के लिए 10 लाख इंसानों को मार डालूंगा। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क चिल्लाया और दूर भाग गया। यह पिछले उत्तरी पर्वतीय लिंग की तरह ही था, लेकिन वह अब उत्तर पर्वतीय लिंग की तुलना में बहुत अधिक शर्मिंदा था। उत्तरी पर्वत लिंग के पास अभी भी अपने शरीर की रक्षा के लिए रंगीन दिव्य वस्त्र था। येज़िवेन के रंगीन दैवीय वस्त्र को तोड़ने से पहले, हालांकि वह एक खेदजनक स्थिति में था, उसका जीवन खतरे में नहीं था। हालांकि नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क के शरीर पर रंगीन दैवीय वस्त्र येज़िवेन द्वारा पहले ही तोड़ दिया गया था। अब उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था। लहू भूमि पर गिरा और सारी भूमि को लाल रंग से रंग दिया। इसकी हर बूंद रक्तसार थी। यदि कोई बूंद झील में गिरती है तो वह तुरंत पूरी झील को लाल कर सकती है और उसमें जलीय जानवर भी पैदा होंगे। छोड़ना चाहते हो? अभी भी मारना चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत। उसके पीछे से येज़िवेन की थकी हुई आवाज आई। येज़िवेन हौनफती रही। इन 3 कटों ने उसके शरीर से अधिकांश क्यूई को पहले ही खींच लिया था, लेकिन उसकी बाहों की नीली नसें अभी भी उभरी हुई थीं। उसके शरीर में चिपीली नदी की तरह थी, जो तेजी से बाहर निकल रही थी। यह लगभग पूरी तरह से इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में गिर गया। भाड़ में जाओ। स्विश! एक भयानक कृपाण प्रकाश ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया और फिर कृपाण आभा ने विशाल आकाश को काट दिया। यह तुरंत उत्तर पर्वतीय पितृसत्ता का पीछा करता था जो पहले ही भाग चुका था। बूम! इस समय इस कृपाण के हमले से बचने के लिए नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क के पास कोई रास्ता नहीं था। यह कृपाण बहुत भयानक थी और गति बहुत तेज थी। यदि वह पूर्ण विजय की स्थिति में होता तो इस कृपाण से निपटने का एक तरीका हो सकता था, लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। पफ! उसका शरीर कागज के टुकड़े की तरह कृपाण आभा से आसानी से आधा कट गया। कृपाण आभा से उसकी आत्मा भी एक पल में 2 हिस्सों में बंट गई। क्षण भर में उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। उसका शरीर सीधे 2 हिस्सों में टूट गया और वह आसमान से नीचे गिर गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हफ हफ! येज़िवेन हौनफती रही। त्यान्युवान मिरर में अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गए, येज़िवेन के शरीर को इस तरह भर दिया जैसे वह मुक्त हो।
अभी कुछ ही समय पहले येज़िवेन का जैन युआन पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और अगर यह इनलिंकी की समय पर पुनःपूर्ति के लिए नहीं होता तो शायद वह पहले ही आसमान से गिर चुका होता और यहाँ तक बुनियादी उड़ान को बनाए रखने में भी सक्षम नहीं होता। हालांकि यह लिंकी जितना शुद्ध नहीं था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था, लेकिन वर्तमान येज़िवेन के लिए यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर था। हे, येज़िवेन हंसती रही। उसके सामने शेन यानमेई की मुस्कान थी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने के बाद वह लड़की उसकी पहली दोस्त थी। उनके लिए इसका एक विशेष अर्थ था। यह ऐसा था जैसे कोई सबसे बुरे समय में आपके पास पहुंच रहा हो, लेकिन वह केवल शेन यानमेई को नॉर्थ माउंटेन लिंक के हाथों दुखद रूप से मरते हुए देख सकता था। यह बात कई सालों से उनके दिल पर दबी हुई थी। अब अंत में उत्तरी पर्वत लिंग मर चुका था और उत्तरी पर्वत कुलपति भी मर चुका था। शेन यानमेई की दुखद मौत का कारण बनने वाले ये दो अपराधी मारे गए। येज़िवेन ने अपने दिल में केवल सुकून महसूस किया। यह ऐसा था जैसे उसके दिल की कोई मरी हुई गांठ अचानक से खुल गई हो। उसकी मनस्थिति को पूर्णता में बहाल कर दिया गया था और कानून के प्रकटीकरण के पहले स्तर का क्षेत्र जिस तक वह अभी पहुंचा था वास्तव में शिथिल होने के लक्षण दिखाने लगा। येज़िवेन के दिल में शेन यानमेई की मौत हमेशा से एक गांठ थी। उस समय वह इसे बिल्कुल भी रोकने में असमर्थ थे। वह उसका बदला भी नहीं ले सका। यह उसके गले में फंसी मछली की तरह था। यह उनके हृदय में गांठ बन गया। यदि यह जारी रहा तो यह एक आंतरिक दानव में भी विकसित हो सकता है। यह भी उनकी साधना में बाधक एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। अब जब उसके दिल की यह गांठ टूट गई थी तो ऐसा लगा जैसे नदी पर बना बांध अचानक गायब हो गया हो। उसके साधना क्षेत्र में एक दरार थी और कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के संकेत थे। थोड़ा आराम करने और कुछ ठीक करने के बाद येज़िवेन ने तुरंत बच निकलने वाली लाइट पर कदम रखा और जल्दी से निकल गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर पर्वत कबीले का मुखिया कितना घमंडी और दबंग था, आखिरकार वह उत्तर पर्वत कबीले का मुखिया था। 100 या 1000 उत्तरी पर्वत लिंग की तुलना उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख से नहीं की जा सकती। उत्तरी पर्वतीय लिंग की मृत्यु को अधिक से अधिक एक छोटी सी बात ही माना जा सकता है। नॉर्थ माउंटेन कबीले में नॉर्थ माउंटेन लिंग की स्थिति सभी नॉर्थ माउंटेन कबीले प्रमुख के कारण थी। उत्तर पर्वत कबीले के प्रमुख के संरक्षण के बिना वह घास का एक तिनका भी नहीं था। लेकिन नॉर्थ माउंटेन कबीले का मुखिया अलग था। वह 100 क्लैन एलायंस में एक शाही कबीले नॉर्थ माउंटेन क्लान के कबीले प्रमुख थे। इसका बड़ा महत्व था। पूरा नॉर्थ माउंटेन कबीला उग्र हो जाएगा, यहाँ तक 100 क्लान अलायंस भी चौंक जाएगा। निश्चित रूप से उसके जाने के कुछ समय बाद ही भयानक आभा वाले उस्तादों की एक बड़ी संख्या तुरंत आ गई। जांच करो, तुम्हें पता लगाना चाहिए कि वे कैसे मरे। एक तेज गर्जना तुरंत पूरे आकाश में फैल गई। जबकि पूरा नॉर्थ माउंटेन कबीला गुस्से में था, येज़िवेन पहले से ही प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की गहराई की यात्रा पर निकल चुके थे। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे उन्होंने कई साल पहले शुरू किया था, लेकिन अब तक इसमें देरी हो चुकी थी। इसके बाद ही वह फिर से इस यात्रा पर निकले। रास्ते में येज़िवेन ने अपने क्षितिज को विस्तृत कर लिया था। ट्रू मार्शल डोमेन की तुलना में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप वास्तव में समृद्ध दुनिया थी, खासकर मानव कबीले की गहराई में प्रवेश करने के बाद। किसी भी छोटे शहर की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा होती थी। लगभग 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए यह असामान्य नहीं था। कुछ बड़े शहरों की आबादी तो 100 मिलियन से भी ज्यादा थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे पृथ्वी पर देखना असंभव था। यदि एक ही शहर में 100 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं तो शहर में कितनी भीड़ होगी। हालांकि यह इस दुनिया में बहुत आम था। ट्रू मार्शल वर्ल्ड में भी इतना बड़ा शहर देखना दुर्लभ था। यहाँ तक 10 मिलियन से अधिक आबादी वाला शहर भी किसी देश की राजधानी के रूप में काम कर सकता है। यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की तरह नहीं था, जहाँ किसी भी छोटे शहर की आबादी 10 मिलियन से अधिक थी। हालांकि येज़िवेन को भी कुछ समस्याएं दिखाई दे सकती थीं। यानी बहुत सारे लोग थे। शायद पृथ्वी पर बड़ी संख्या में लोगों को कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि नश्वर लोगों का जीवनकाल छोटा होता है। कुछ दशक जीवन का एक चक्र था। वे जल्दी जीते थे और जल्दी मर जाते थे। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक बच्चा भी मार्शल आर्ट में निपुण हो सकता है और लापरवाही से एक पहाड़ को चकनाचूर करने में सक्षम हो सकता है। वे सभी सत्य थे या महान विशेषज्ञ भी थे। इन लोगों के पास मार्शल आर्ट थी और सबसे अधिक संसाधनों का उपभोग करते थे, लेकिन साथ ही उनके लिए मरना मुश्किल था। वे आसानी से सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। इतने लंबे समय के बाद यह स्वाभाविक ही था कि वे शहरों का इतना बड़ा समूह बनेंगे। हालांकि इतनी बड़ी आधार संख्या ने मानव विशेषज्ञों के उद्भव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव भी रखी। एक बड़ी आधार संख्या के साथ विभिन्न प्रतिभाएं बारिश के बाद मशरूम की तरह उभरेंगी। हर साल कई प्रतिभाएं उभरती होंगी। यह भी मौलिक कारण था कि मानव जाति अब तक संपूर्ण प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में सबसे समृद्ध स्थान पर कब्जा करने में सक्षम थी।
संपूर्ण प्राचीन बेरेंस महाद्वीप अतुलनीय रूप से विशाल था और अंतहीन समुद्री क्षेत्र और भी बड़ा था। हालांकि ये ज़िवेन को फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक दौड़ना पड़ा था, लेकिन पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की तुलना में यह सिर्फ एक तटीय क्षेत्र था। और दूर और भी कई समुद्री क्षेत्र थे जो बहुत अत्याचारी भी थे। चाहे वह अंतहीन समुद्री क्षेत्र हो या संपूर्ण प्राचीन बेरेंस महाद्वीप, यहाँ तक ये ज़िवेन की वर्तमान उड़ान गति के साथ महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में दशकों लग सकते हैं। सौभाग्य से पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के प्रमुख शहरों में विभिन्न टेलीपोर्टेशन सरणियां स्थापित थीं। कुछ को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया और कुछ को राजवंश से राजवंश तक टेलीपोर्ट किया गया। सब में यह बहुत सुविधाजनक था। बेशक यह कीमत कई मार्शल कलाकारों को दिवालिया करने के लिए काफ़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के विशेषज्ञ भी प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अंतरिक्ष से संबंधित कुछ कानूनों के संपर्क में नहीं आ सके थे। दूसरे शब्दों में, इन आत्मा सरणियों को केवल उन विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिन्होंने कानून प्रकटीकरण क्षेत्र को पार कर लिया था। वे कौन से विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून के घोषणापत्र के दायरे को पार किया? उनमें से कोई भी एक ऐसा अस्तित्व था जो प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आपे से बाहर हो सकता था। वे आसानी से आम लोगों के सामने नहीं आते थे। वे आमतौर पर अमरत्व के रहस्यों की खोज के लिए एकांत में रहते थे। वे साधारण लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं होंगे। वे ऐसे लोगों का समूह थे जो देवताओं के सबसे करीब थे। वे लोग प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सच्चे शासक थे। वे आसानी से प्रकट नहीं होंगे, अकेले टेलीपोर्टेशन एरे सेट करने जैसा कुछ करें। स्वाभाविक रूप से इसके लिए भुगतान करने की कीमत अत्यधिक होगी। अगर आम लोग इसका इस्तेमाल करना भी चाहें तो वे इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए यहाँ तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप जैसे स्थान में भी बहुत से लोग उस शहर को छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे जिसमें वे अपने जीवनकाल में रहते थे। बेशक उनके शहर का दायरा उनके पिछले जीवन में पृथ्वी के शहरों की तुलना में कहीं बड़ा था। हालांकि ये ज़िवेन जैसे धनी व्यक्ति के लिए यह कीमत कोई समस्या नहीं थी। फिर भी ये ज़िवेन ने स्पिरिचुअल गेट सिटी से अंततः मानव दुनिया के केंद्र माउंट क्यूई तक पहुंचने के लिए करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल खर्च किए, जो मानव बलों के लिए सबसे उजाड़ जगह थी। तथाकथित प्राचीन बेरेंस महाद्वीप सभी ब्रह्मांडों का मूल था। यह सभी विमानों का उच्चतम बिंदु था। यह एक विशाल और असीम महाद्वीप था। इसमें लगभग सभी जातियां पाई जा सकती थीं। यह सभी जातियों का मूल भी था। यह उन सभी नस्लों के लिए मंच था जो दुनिया में आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। माउंट क्यूई इस प्राचीन बेरेंस महाद्वीप का सबसे केंद्रीय स्थान था। यह मनुष्यों द्वारा शासित सबसे केंद्रीय क्षेत्र भी था। किंवदंती यह थी कि यह महान भगवान पंगु की रीढ़ थी, जो आकाश और पृथ्वी को अलग अलग विभाजित करते थे, गिर गए और एक असीम पर्वत श्रृंखला में बदल गए। हालांकि इसे एक पर्वत श्रृंखला कहा जाता था, लेकिन पूरा क्यूई पर्वत वास्तव में बहुत विशाल था। हालांकि पूरे क्यूई पर्वत को एक पर्वत कहा जाता था, आमतौर पर बोलते हुए क्यूई पर्वत एक बहुत विशाल क्षेत्र को संदर्भित करता है। माउंट क्यूई की मुख्य पर्वत श्रृंखला इसका एक हिस्सा मात्र थी। ये ज़िवेन क्यूई पर्वत के किनारे एक जंगल की पगडंडी पर खड़ी थी, अपने हाथ में जेड का एक हथेली के आकार का टुकड़ा रगड़ रही थी। यह हरे रंग का और आकार में गोल था। यह केवल एक उंगली की मोटाई के बारे में था। जेड के केंद्र में एक अज्ञात अशुभ जानवर उकेरा गया था। हालांकि यह सिर्फ एक जेड नक्काशी थी, यह जीवित लग रहा था। कोई लगभग ऐसा महसूस कर सकता था जैसे कोई अशुभ जानवर अचानक किसी के दिमाग में आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी उत्पत्ति का रहस्य आखिरकार खुलने वाला है। उनकी उत्पत्ति बहुत पहले से ही उनके हृदय में गांठ बन चुकी थी। शायद यह कहा जा सकता है कि यह उसके शरीर के पिछले मालिक के दिल में एक गांठ थी। अगर इस गांठ को हल करने का कोई रास्ता नहीं होता तो उसके शरीर के पिछले मालिक की नाराजगी का आखिरी निशान कभी नहीं मिटता। इससे उनके भविष्य के अभ्यास में भी भारी बाधा आएगी। टेलीपोर्टेशन एरे को केवल माउंट क्यूई की परिधि में भेजा जा सकता था। अंदर के लिए टेलीपोर्टेशन एरे को सीधे टेलीपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। अतीत में युद्ध के दिनों में भी दुश्मन टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग सीधे क्यूई पर्वत के केंद्र में करते थे। तब से क्यूई पर्वत की ओर जाने वाली टेलीपोर्टेशन सरणी पूरी तरह से बंद हो गई थी, क्योंकि साथ ही यह मानव संसार का केंद्र भी था। माउंट क्यूई में आने के बाद ये ज़िवेन की मूल रूप से अधीर मनोदशा इस समय चिंतित नहीं थी। उसके दिल में अचानक एक तीर्थयात्रा हुई और वह अंदर जाने लगा। इस समय के दौरान हालांकि ये ज़िवेन ने अपने समय का कुछ हिस्सा टेलीपोर्टेशन सरणी में पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में बिताया, उन्हें अपने जीवन की कुछ समझ होने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जुनशान ने यह शब्द छोड़ दिया कि जब तक वह इस जेड लटकन को माउंट क्यूई तक ले जाता है, वह अपने जीवन के रहस्य को सुलझा सकता है। यह झूठ नहीं था, क्योंकि माउंट की ये परिवार की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। क्यूई पर्वत क्षेत्र 3 प्रमुख कबीलों में से एक था। यह एक महापुरुष था जो पूरे मानव जगत में ऊंचा खड़ा था। क्यूई पर्वत क्षेत्र में प्रवेश करने की तो बात ही क्या,
क्यूई पर्वत क्षेत्र के बाहर के कई क्षेत्रों में भी येजिवेन ने लापरवाही से इसके बारे में पूछा। वह जानता था कि क्यूई माउंटेन ये कबीला किस तरह का अस्तित्व था। संपूर्ण मानव संसार में सैकड़ों लाखों वर्षों से संपूर्ण मानव संसार में कई राक्षस खड़े थे। ये फैमिली की तुलना में फलता फूलता क्लाउड सी रीजन और इस तरह की चीजें केवल चींटियों की तरह अस्तित्व में थीं। हालांकि फर्क सिर्फ इतना था कि पूरा ये परिवार बहुत बड़ा था। कुलों में करोड़ों लोग थे और यह केवल ये का प्रत्यक्ष उपनाम था। इसमें कई परिवार शामिल नहीं थे जो ये परिवार से खून से जुड़े थे। येजिवेन केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि उन्हें माउंट क्यूई ये परिवार के इस राक्षस का सदस्य होना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह परिवार का मुख्य परिवार था या शाखा परिवार। यहाँ तक कि मुख्य परिवार में भी कई शाखाएं थीं और यह और भी अज्ञात था कि वहाँ कितने शाखा परिवार थे। यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सभी मानव क्षेत्रों में ये परिवार शाखा परिवार थे। भगवान जानता था कि यह कौन सा था। एकमात्र सुराग उसके हाथ में जेड लटकन था। उनके लिए अपने परिवार और अपने पिता ये जूनशान के ठिकाने का पता लगाने का यही एकमात्र तरीका था। चूंकि कोई अन्य जानकारी नहीं थी, येजिवेन केवल अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए पहले ये परिवार के मुख्य परिवार में जाने का विकल्प चुन सकती थी और फिर धीरे धीरे जांच पड़ताल कर सकती थी। ये फैमिली में इस तरह की बात असामान्य नहीं थी। ये परिवार के करोड़ों वंशज थे और यह एक नाम भी था। कई कबीले वाले थे जो बाहर रह गए थे। उनमें से कई नाजायज बच्चे थे या गलती से बाहर रह गए थे, तो कई लोग अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए हर साल मुख्य परिवार में जाते थे। यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। हर साल बड़ी संख्या में ये कबीले के सदस्य शामिल होंगे। उनकी उत्पत्ति और शाखाओं की जांच के बाद उन्हें उनकी संबंधित शाखाओं को सौंपा जाएगा। तब वे ये कबीले के विभिन्न लाभों का आनंद लेने में सक्षम होंगे। केवल एक छोटा परिवार ही एक नाजायज बच्चे को दरवाजे से बाहर धकेलने का विचार कर सकता है। एक बड़े परिवार के लिए, चाहे आप एक नाजायज बच्चे हों या बाहर छोड़े गए मोती हों, आप अभी भी परिवार के खून का हिस्सा थे। यह पूरे परिवार के पुनरुद्धार के लिए बहुत फायदेमंद था। विशेष रूप से बड़े कुलों के उच्च अधिकारियों के लिए, चाहे किसी की पहचान कुछ भी हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। न केवल प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के उच्च बल्कि ट्रू मार्शल डोमेन में भी ऐसा ही था। यह केवल पृथ्वी पर भिन्न था क्योंकि कुलों में आमतौर पर कुछ ही लोग होते थे। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग पाई का हिस्सा लें। हालांकि हर कोई जानता था कि किसी बल को पुनर्जीवित और विस्तारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। यह प्रतिभा थी। चाहे कोई नाजायज बच्चा हो या वैध बच्चा, जब तक अधिक लोग थे, जीनियस होने की संभावना अधिक होगी। यह एक बल के लिए लंबे समय तक शांति और समृद्धि बनाए रखने का तरीका था। केवल अदूरदर्शी लोग ही प्रतिभाओं को दूर धकेल सकते हैं। अचानक जंगल में छोटे रास्ते के चारों ओर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। येजिवेन का दिल कड़ा हो गया। उसके चारों ओर से एक आकृति उछली। यह 9 फीट की ऊंचाई वाला एक मजबूत आदमी था। हा, कुछ 100 साल हो गए। मैं आखिरकार उस टूटे पहाड़ के गांव से बाहर निकल आया। कबीले के प्रतिभाएं, मेरी प्रतीक्षा करो। मैं ये फैन तुम सबको हरा दूंगा। हा। यह थोड़ा उबड़ खाबड़ दिखने वाला लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी था। ये कबीला, मुख्य कबीला। इस समय येजिवेन के कान अचानक से खड़े हो गए। क्या यह व्यक्ति मेरे सामने ये कबीले का सदस्य है? ये फैन? हाँ, चूंकि उसे ये फैन कहा जाता है, वह ये कबीले का सदस्य होना चाहिए। इस समय ये फैन ने येजिवेन को देखा जैसे उसने येजिवेन के अस्तित्व का पता लगा लिया हो। येजिवेन ऊपर जाने वाले थे और ये परिवार की स्थिति के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये फैन अचानक अपनी मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ा। अनगिनत जैन युवान तुरंत इकट्ठे हुए और अचानक येजिवेन की ओर मुक्का मारा। येजिवेन हल्के से पैर के बल चले गए और मुट्ठी की हमले की सीमा से बचते हुए उनका फिगर 100 मीटर पीछे हट गया। बूम! मुट्ठी की ऊर्जा आकाश को विभाजित करती है, तुरंत अंतहीन सूक्ष्म हवाओं को दूर करती है, आसपास के पेड़ों को तोड़ती है। बुरा नहीं, आपकी आंदोलन तकनीक खराब नहीं है। टीएसके, मैंने बाहर आते ही इतने सक्षम व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन बूढ़ों ने कहा कि वहां बहुत से योग्य लोग हैं। वहां बैठे हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन हैं, ये फैन ने खुद से कहा। येजिवेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपना चेहरा ढकते हुए उस पर हमला किया था। इसने हत्या के इरादे को उसके दिल से बाहर कर दिया था। हालांकि वह ये कबीले के ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो विपत्ति को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर सके। येजिवेन के जवाबी हमले का इंतजार किए बिना ये फैन ने अप्रत्याशित रूप से हमला शुरू करने की पहल की। यह एक और अत्यंत भयंकर मुठ मारने की तकनीक थी। उनकी मुट्ठी की तकनीक में चालों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं थे। यह केवल बोल्ड और भयंकर था। यह कुछ हद तक येजिवेन की मार्शल आर्ट के समान था, लेकिन यह मौलिक रूप से अलग था। येजिवेन की मुक्का मारने की तकनीक भयंकर और अजेय थी।
यह सीधा था क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट पहले ही सामान्य चालों की बेड़ियों से टूट चुकी थी। वह दूसरों पर हमला करने के लिए सीधे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता था। उनकी पंचिंग तकनीक सरल और सीधी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर निहित मार्शल आर्ट अपरिवर्तित रहकर असंख्य परिवर्तनों का सामना कर सकती है। यह एक पल में सरल और सीधे से जटिल में बदल सकता है। उसके लिए वह पहले से ही उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अपनी पंचिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से वापस ले सकता था और वापस ले सकता था। कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि इस शख्स की मुट्ठी की तकनीक ऐसी नहीं थी। इसके बजाय मुट्ठी की तकनीक का यह सेट सीधा था। यह ऐसा था जैसे उन्होंने जटिल को सरल बनाने के कदमों को छोड़ दिया था और सीधे सरल लेकिन घातक मुट्ठी तकनीक को मौलिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि यह समान दिखता था, यह वास्तव में अलग था। ये ज़िवेन मूल रूप से मारना चाहते थे, लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि ये फैन के शरीर में हत्या के इरादे का कोई निशान नहीं था। यह विशुद्ध रूप से एक साहसिक और भयंकर लड़ाई का इरादा था और उसकी आंखों में खुशी का एहसास था। दूसरे शब्दों में, वास्तव में उनका सामना एक मार्शल आर्ट के दीवाने से हुआ। चाहे कोई भी पहलू हो, जब कोई कट्टर धर्मांध पागल हो जाता है तो यह लोगों को असहाय महसूस कराता है। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, ये ज़िवेन ने भी हत्या के इरादे को अपने दिल में दबा लिया। उन्होंने चकनाचूर स्टारफिस्ट का भी अनादरपूर्वक बलिदान कर दिया। द शैटर्ड स्टारफिस्ट, जिसे लॉफेज रियल में अपग्रेड किया गया था, मूल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। अनगिनत सर्वोत्कृष्ट सार उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपटे हुए थे। एक तारों वाला डोमेन बना रहा था जो एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा। दूसरी ओर, ये फैन के मुक्कों और चालों में एक क्रूर जानवर की भयंकर ताकत थी। यह ऐसा था मानो उसका प्रत्येक पंच एक अद्वितीय क्रूर जानवर बना सकता है। उन्होंने ये ज़िवेन के स्टार डोमेन को बेतहाशा नष्ट करना शुरू कर दिया। ये जानवर स्टार डोमेन के एक बड़े क्षेत्र को केवल अपने हाथ या पैर को ऊपर उठाकर आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनमें से प्रत्येक गिरने वाला तारा एक विशाल राक्षस को मौत के घाट उतार सकता है। यह न केवल दोनों के बीच शक्ति की प्रतियोगिता थी, बल्कि दोनों पक्षों के मार्शल आर्ट ज्ञान की चौंकाने वाली टक्कर भी थी। बूम बूम बूम, दोनों पक्षों ने बड़ी चाल और सीधी मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच की लड़ाई गली में मारपीट जैसी थी। कोई खूबसूरत एहसास बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय सारी जटिलता दूर हो गई, केवल सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट ही बचेगा। उस समय भी मार्शल आर्ट की चालें इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। हाँ, यह मज़ेदार है, यह वास्तव में मज़ेदार है। ये फैन हंसा और उसकी हंसी के साथ उसके बाल भी झड़ गए। इतनी अच्छी लड़ाई हुए काफ़ी समय हो गया है। गांव में एक ही पीढ़ी के लोग मेरे मैच के बिल्कुल भी नहीं हैं। जब मैं उन बूढ़ों से लड़ता हूं तो मुझे केवल पीटा जा सकता है। यह एक लंबा समय हो गया है जब से मैंने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी है। ये फैन जोर से हंसा। ये ज़िवेन भी मुस्कराते हुए रुक गईं। उसके शरीर की मांसपेशियां कांपने लगीं और उसके शरीर से एक कर्कश आवाज आई। हालांकि अभी की लड़ाई जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं थी, फिर भी उसके लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना दुर्लभ था। उसे नहीं पता था कि ये फैन ने किस तरह की मार्शल आर्ट की खेती की थी ताकि एक शिवेन के साथ बराबरी पर लड़ सके। हालांकि दोनों पक्ष केवल अपने भौतिक शरीरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ये फैन का क्षेत्र पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। इस तरह की खेती शायद 4 महान समुद्री क्षेत्रों में भी किसी से पीछे नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से एक यादृच्छिक व्यक्ति जो उसे सड़क पर मिला वह इतना शक्तिशाली था। यह पर्वत क्यूई वास्तव में संपूर्ण मानव जगत का केंद्र था। यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था। यदि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अन्य स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा ट्रू मार्शल डोमेन के 10 गुना से अधिक थी, तो माउंट क्यूई क्षेत्र प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के 10 गुना से अधिक था। असामान्य रूप से समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने लगभग हर जगह आध्यात्मिक पत्थर की खान बना दी। कई जगहों पर आध्यात्मिक पत्थर की कई खदानें थीं और उनमें से लगभग सभी सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर की खानें थीं। जो परम श्रेणी से नीचे थे उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर की खदानें थीं, क्यूई पर्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए वे मूल रूप से बेकार थीं। वे मूल रूप से आध्यात्मिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि इन सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की खानों में भी उनके लिए बहुत अधिक अशुद्धियाँ थीं। उन्हें आत्मसात करने का कोई मूल्य नहीं था। इसका एकमात्र मूल्य प्राकृतिक खजानों के पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? ये फैन ने सीधा पूछा। मेरा नाम ये ज़िवेन है। स्पष्टवादी ये फैन को देखकर ये ज़िवेन मुस्कुराए और बोली, ये ज़िवेन आप भी ये परिवार के शिष्य हैं? ये फैन ने अचानक पूछा। आप ऐसा कह सकते हैं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, आपका क्या मतलब है कि आप ऐसा कह सकते हैं? अगर मैं हूं तो मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। ये फैन ने अधीरता से कहा।
उनके जैसे व्यक्ति के लिए वह जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते थे वह थी गोल चक्कर में अनुमान लगाना। क्या हर चीज के बारे में सीधा होना बेहतर नहीं था? मुझे ये परिवार द्वारा पहचाना नहीं गया है। मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं ये परिवार की किस शाखा से संबंधित हूँ। येज़िवेन ने कुछ भी नहीं छुपाया और सीधे कहा, तुम एक नाजायज बच्चे हो। ये फैन ने येज़िवेन को देखा और कहा, नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मेरे माता पिता ने मुझे बाहर छोड़ दिया। मैं एक नाजायज बच्चा नहीं हूँ, येज़िवेन ने कहा। वह ये फैन से बहुत सावधान नहीं था जो सीधा और सीधा था, क्योंकि वह लोगों के दिमाग को पढ़ने में बहुत अच्छा था। वह अभी भी देख सकता था कि ये फैन का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। यदि वह किसी षड्यंत्रकारी व्यक्ति का सामना कर रहा होता तो शायद वह उसे मूर्ख बनाने के लिए कुछ झूठ गढ़ता। तो आप अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए वापस आ गए हैं? ये फैन मुस्कुराए और बोले, मूल रूप से उस पर येकशिवेन की अच्छी छाप थी। अब जब उसे पता चल गया था कि येकशिवेन उसी परिवार से है तो वह उसके और भी करीब आ गया था। जहां तक शिवेन के नकली होने की संभावना की बात थी तो उसने इसके बारे में नहीं सोचा। ये परिवार किस तरह का अस्तित्व था? उनके पास यह निर्धारित करने का तरीका कैसे नहीं हो सकता था कि कोई उनसे संबंधित था या नहीं? अन्यथा ये परिवार की शक्ति के साथ भगवान जाने कितने लोग उन्हें प्रतिरूपित करना चाहेंगे। ये परिवार के सदस्य का प्रतिरूपण करना मृत्यु को प्रणाम करने के समान था। किसी भी बड़े परिवार के पास अपने रिश्तेदारों को पहचानने का एक तरीका होता था। उनके पिछले जन्म में पृथ्वी पर भी एक तथाकथित डीएनए परीक्षण हुआ था। हाँ, येज़िवेन ने सिर हिलाया। तो आप अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए वापस आ गए हैं। मुझे लगा कि आप अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक शाखा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये फैन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे पूर्वजों की पूजा करो। येज़िवेन ने कहा, मैंने अपनी पहचान के बारे में अभी कुछ समय पहले ही सीखा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे सिखा सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है मुझे सिखाओ? यह सिर्फ हमारे पूर्वजों की पूजा करने के लिए है। हर 100 साल में ये परिवार एक विशाल पुश्तैनी पूजा का आयोजन करेगा। ये परिवार की सभी बिखरी हुई शाखाएं भी लोगों को वापस भेज देंगी। हे, मैं अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये फैन मुस्कुराए और थोड़ा उत्साह के साथ कहा। ये फैन के परिचय के तहत येज़िवेन आखिरकार थोड़ा समझने लगी। यह पुश्तैनी पूजा हर 100 साल में ये परिवार द्वारा आयोजित एक बहुत ही भव्य आयोजन था। ये फैन के परिचय के तहत येज़िवेन आखिरकार थोड़ा समझने लगी। यह पुश्तैनी पूजा एक भव्य आयोजन था जिसे ये परिवार हर 100 साल में एक बार आयोजित करता था। ये परिवार के मुख्य और शाखा परिवारों के लिए एक साथ इकट्ठा होना भी एक भव्य आयोजन था। यह हर 100 साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता था। हालांकि इन स्वामी के जीवनकाल को देखते हुए यह पृथ्वी पर वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले पितृपूजा कार्यक्रम से बहुत अलग नहीं था। इस साल यह संयोग से ये परिवार की पुश्तैनी पूजा थी जो हर 100 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। ये परिवार के शाखा परिवारों के सभी सदस्य मुख्य परिवार में भाग रहे थे, लेकिन शाखा परिवार ज्यादा लोगों को नहीं भेजते थे। प्रत्येक शाखा परिवार अधिक से अधिक कुछ ही लोगों को भेजेगा और मजबूत लोग केवल 1 दर्जन लोगों को भेजेंगे। आखिरकार पूरे ये परिवार में करोड़ों लोग थे, बिखरी हुई शाखा परिवारों सहित, जो जानते थे कि कितने लोग थे। यदि एक शाखा परिवार ने 100 से अधिक लोगों को भेजा होता तो समय आने पर मुख्य परिवार के पास खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती। और ये फैन एक पहाड़ी गांव परिवार का प्रतिनिधि था। ये परिवार पूरे साल एक पहाड़ी गांव में छिपा रहा था। मूल रूप से वे असभ्य बन गए थे। ये फैन उनका एकमात्र प्रतिनिधि था। येज़िवेन को छोड़कर ये परिवार में कुछ ही लोग थे जो गांव से बाहर आना चाहते थे। कुछ खास कारणों से गांव से बाहर आने वाले इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर कोई भी गांव से बाहर नहीं आता था। इसलिए ये फैन सबसे अलग था क्योंकि वह हमेशा बाहर आना चाहता था। उसके पास पर्याप्त था। वह एक बंधे हुए अजगर की तरह था जो जंजीरों को तोड़कर आकाश में उड़ना चाहता था। बाहर आते ही उसे येकशिवेन जैसे सनकी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से पहाड़ के गांव के बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा उसे बताया था कि बाहर की युवा पीढ़ी में कई छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर थे। हालांकि उन्होंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। गांव के युवा स्वामी, यहां तक कि योद्धा जो उससे कुछ 100 साल बड़े थे, उसके द्वारा पीटा गया था। उनकी राय में वह लगभग अजेय थे। हालांकि उसे अक्सर गांव के बूढ़े लोगों द्वारा पीटा जाता था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसने येकशिवेन जैसे सनकी से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बाहर आते ही उसे येकशिवेन जैसे सनकी का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। वह किस दायरे में था? वह पहले ही ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन येज़िवेन किस दायरे में था? वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था। येज़िवेन मूल रूप से केवल शारीरिक शक्ति के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि यह साबित करने के लिए काफी था कि येकशिवेन बस एक सनकी थी।
यह भी पहली बार था कि येज़िवेन का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसका साधना क्षेत्र उसके मुकाबले बहुत कम था। हालांकि येज़िवेन शारीरिक शक्ति के मामले में समान रूप से मेल खाती थी, इसलिए उसने येशिवेन को एक नए नजरिए से देखा। वह एक शक्तिशाली संकी था जो लोगों को बैठा सकता था और जहां भी वह जाता था उसका ध्यान रखता था। हालांकि येज़िवेन ने भी ये फैन से एक बात सीखी, यानी उन्हें तथाकथित पूर्वजों की पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्य सदन में जाने का कारण विशुद्ध रूप से लड़ाई करना था। ये परिवार की पैतृक पूजा, पारंपरिक पूजा के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि ये परिवार के युवा विशेषज्ञों के बीच प्रतियोगिता थी। चाहे वे शाखा परिवार से हों या मुख्य परिवार से, वे सभी भाग ले सकते थे। यदि वे इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं और कई लोगों को हरा सकते हैं, तो उन्हें ये परिवार के ऊपरी सोपानों से बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त होंगे। इसलिए चाहे वह शाखा परिवार हो या मुख्य परिवार, कई युवा प्रतिभाएं थीं जो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थीं। विशेष रूप से कई युवा विशेषज्ञ, वे सभी शाखा परिवारों के अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। उदाहरण के लिए, ये फैन पहले से ही युवा पीढ़ी के बीच बेजोड़ था। वह उच्च आत्माओं में था और सूक्ष्मता से भरा हुआ था। हालांकि ये फैन उनसे अलग थी। उनमें से कुछ ऊपरी सोपानकों से मान्यता प्राप्त करना चाहते थे, कुछ उच्च सोपानकों से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे और कुछ अपने लिए नाम कमाना चाहते थे। जहां तक फैन की बात है, तो वह विशुद्ध रूप से लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश कर रहा था। उनके गांव में युवा पीढ़ी में कोई विरोधी नहीं था, केवल मुख्य परिवार में जाकर ही उन्हें एक मजबूत विशेषज्ञ मिल सकता था। हालांकि शुरुआत से ही उन्हें येशिवेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। येशिवेन थोड़ी उत्सुक थी। चूंकि ये फैन एक पहाड़ी गांव से होने का दावा करता है, तो क्या यह पहाड़ी गांव थोड़ा बहुत मजबूत होगा? ये फैन के मानक के साथ, यहां तक 4 सुपर महासागरीय क्षेत्रों में भी उन्हें शीर्ष में स्थान दिया जा सकता था। फिर भी वह वास्तव में एक पहाड़ी गांव से आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पहाड़ी गांव के लोग बहुत राक्षसी थे? ये फैन की ताकत लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 5वें स्तर पर थी। पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में उन्हें एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। फिर भी इस छोटे से पहाड़ी गांव में कोई था जो उसे मार सकता था। यह पहाड़ी गांव असाधारण था। क्या यह इसलिए था क्योंकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के गांव इतने अद्भुत थे, या यह इसलिए था क्योंकि यह परिवार की बस्ती थी? चूंकि आप मुख्य परिवार में जा रहे हैं, तो हम एक साथ क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं लंबे समय से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला हूं। मैं आपको धमकाता नहीं हूं और मैं दबाने के लिए अपने दायरे का उपयोग नहीं करता। आप, ये फैन ने सुझाव दिया। ठीक है, येशिवेन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। लड़ाई ने अभी अभी उसे एहसास कराया कि उसका क्षेत्र अवरोध, जो पहले से ही टूटा हुआ था, थोड़ा और टूट गया था। वह बहुत खुश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, लड़ने का सबसे अच्छा तरीका था। उनके लिए एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिलना दुर्लभ था जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। इसके बारे में बात करते हुए, अगर उसने अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया होता, तो ये फैन की ताकत केवल उससे अधिक थी। येशिवेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था और ये फैन को मारने से नहीं डरता था। लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 4थे स्तर के साधारण विशेषज्ञ शायद उसके एक मुक्के से मारे जाएंगे। द्वंद्व में कोई मूल्य नहीं था। संयोग से येशिवेन को रास्ता नहीं पता था। ये फैन जैसे विशेषज्ञ के नेतृत्व में यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। हालांकि 1 महीने से अधिक समय के बाद ही येशिवेन को एहसास हुआ कि ये फैन को रास्ता दिखाने के लिए कहना बकवास था। यहां तक खुद ये फैन को भी नहीं पता था कि कहां जाना है। सौभाग्य से ये परिवार का मुख्य परिवार पूरे क्यूई पर्वत क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था। येशिवेन हमेशा दिशा को सूंघ सकती थी और सामान्य दिशा का अनुसरण कर सकती थी। दोनों में से किसी का भी जल्दबाजी करने का इरादा नहीं था। वे रास्ते में बात कर रहे थे और रुक रहे थे, मार्शल आर्ट में अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों खुले और बंद के रास्ते पर चले, इसलिए उनके पास काफी अनुभव था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। उन दोनों में काफी सुधार हुआ था, खासकर येशिवेन। उसके शरीर में जो दायरे की बाधा ढीली होने लगी थी, वह लगभग नष्ट हो चुकी थी। वह कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था। हालांकि 1 महीने से अधिक समय के बाद, हालांकि वे बहुत तेज नहीं चले, फिर भी वे क्यूई पर्वत के ये परिवार में पहुंचे। एक असीम पर्वत श्रृंखला क्यूई पर्वत के ये परिवार का क्षेत्र था। अनगिनत जादुई पक्षी और जानवर पहाड़ों पर विचरण करते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा भाप बन रही थी और चट्टानों पर आध्यात्मिक घास उगाई थी। पहाड़ की चोटी तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां आत्मा के पत्थरों से ढकी हुई थीं। इसके अलावा इन स्पिरिट स्टोन्स की गुणवत्ता अज्ञात थी। वे स्पष्ट रूप से शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के स्तर से बहुत आगे थे। वास्तव में इन स्पिरिट स्टोन्स की शुद्धता कुछ प्राथमिक स्पिरिट डैनों से कम नहीं थी। पूरे ये कबीले में करोड़ों लोग थे। यहां तक शाखा कुलों को छोड़कर मुख्य कबीले के पास 100 मिलियन से अधिक लोग रहते थे।
हालांकि केवल महान मुख्य कबीले के प्रत्यक्ष वंशज ही उन अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं में रह सकते थे। साधारण कबीले के लोग पहाड़ों की तलहटी में बसे कई शहरों में ही रह सकते थे। पहाड़ों का परिवेश आकाश में तारों के समान था। अनेक नगर थे। इन शहरों में ये कबीले के कई विशेषज्ञ, शाखा परिवार और ये कबीले के कई जागीरदार परिवार रहते थे। ये फैंग की तरह शाखा परिवारों के शिष्य जो दूर दूर से आए थे, सभी की एक सामान्य दिशा थी जो अतिथि शहर थी। चाहे वह शाखा परिवारों के शिष्य हों जो पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप से आए हों, अन्य सेनाओं के मेहमान हों, या एक क्लान के खून वाले शिष्य जो अपने पूर्वजों को स्वीकार करने आए थे, उन सभी को अतिथि के पास जाना था शहर। इस शहर में साल भर लाखों योद्धा रहते थे। शताब्दी पूर्वज पूजा समारोह के दौरान लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। कुल मिलाकर यह एक बहुत समृद्ध नगर था। ये जिवेन को स्वीकार करना पड़ा कि ये कबीला वास्तव में उदार था। इस नगर की संपन्नता आम लोगों की कल्पना से भी परे थी। अतीत में ट्रू मार्शल स्कूल में गेस्ट सिटी भी थी, लेकिन गेस्ट सिटी हर शताब्दी में केवल एक बार खुलती थी। सामान्यतः यह अर्ध निर्जन अवस्था में होता था। यह तभी खुलेगा जब नए लोगों की भर्ती की जाएगी। गेस्ट सिटी की तुलना में, जिसमें साल भर लाखों लोग रहते थे, यह पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। जैसे ही वे दोनों गेस्ट सिटी में प्रवेश करने वाले थे, उन्हें शहर की रखवाली करने वाले सैनिकों ने रोक दिया। ये सैनिक ये कबीले या कुलों के सभी शिष्य थे जिनका ये वंश के साथ गहरा संबंध था। तुम कौन हो? गेस्ट सिटी में क्यों आए हो? मैं शाखा परिवार का प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ शताब्दी पूर्वज पूजा समारोह में भाग लेने आया हूँ, ये फैन ने कहा। उसने अपना प्रमाण निकाला और इन सैनिकों का रवैया तुरंत और अधिक विनम्र हो गया। हालांकि ये फैन केवल शाखा परिवार का सदस्य था, लेकिन यह स्पष्ट था कि शाखा परिवार में उसका उच्च स्थान था। अन्यथा वह शताब्दी पूर्वज पूजा समारोह में भाग लेने के लिए शाखा परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने इन लोगों को नाराज किया तो बिना पृष्ठभूमि के ये सैनिक मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरा यह भाई भी हमारे ये कबीले का चेला है जो बाहर फंसा हुआ है। अब वह कबीले में लौटना चाहता है। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? ये फैन ने अपने हाथों को प्रणाम किया और कहा। वह बहुत दबंग नहीं लग रहा था। ये जिवेन के मन में उसके लिए सम्मान का एक नया स्तर था। उसने सोचा था कि ये फैन एक असभ्य व्यक्ति था जो मार्शल आर्ट का दीवाना था। हालांकि ऐसा लगता था कि वह दुनिया के तौर तरीकों से अनभिज्ञ नहीं था। उस सैनिक ने तुरंत एक शिवेन की तरफ देखा। उसने सोचा कि वे दोनों शाखा परिवार के प्रतिनिधि थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये परिवार का एक और वंशज होगा। लेकिन उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की चीजें हर दिन बहुत होती थीं। यह नाजायज बच्चों से अलग था। हालांकि नाजायज बच्चों को जनता नहीं जानती थी और कबीले में लौटने की जरूरत थी। वे अक्सर जानते थे कि उनके माता पिता कौन थे। इस तरह का वंश अक्सर अधिक परेशानी भरा होता था। कभी कभी वे केवल यह निर्धारित कर सकते थे कि वह ये परिवार का वंशज था, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि वह किस वंश का था। आखिरकार करोड़ों लोगों के साथ ये परिवार बहुत बड़ा था। यह पता लगाना असंभव था कि वह किस वंश का था। ठीक है, यदि आप कबीले में वापस जाना चाहते हैं तो आपको केवल शहर में प्रवेश करने और रिटर्निंग पूर्वजों के हॉल को खोजने की जरूरत है। कोई स्वाभाविक रूप से आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए आएगा। जब तक आपकी पहचान सत्यापित है, तब तक आप स्वाभाविक रूप से वंशावली पुस्तक में दर्ज रहेंगे। सैनिक ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। जाहिर है, उसने इसे दैनिक जीवन में कई बार कहा था और इससे पहले से ही परिचित था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, ये जिवेन ने कहा और अपने हाथों को थपथपाया। हम भाई हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन और ये फैन सीधे रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल में गए। जैसा कि सिपाही ने कहा, इसे खोजना मुश्किल नहीं था। दोनों ने जल्दी से रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल का स्थान ढूंढ लिया। हालांकि यह कोई विशेष दिन नहीं था, फिर भी बहुत से लोग थे जो रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल में लौटना चाहते थे। उनमें से कुछ बूढ़े थे, कुछ के सफ़ेद बाल थे और कुछ छोटे बच्चे थे। हालांकि वे बहुत छोटे दिखते थे, उनकी आंखें स्पष्ट रूप से ज्ञान से चमक रही थीं। उनकी बुद्धि सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। ऊपर देखने पर वास्तव में सैकड़ों लोग थे। कितने लोग? ये जिवेन खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, ये परिवार बहुत समृद्ध है। वह पक्का है, न केवल माउंट क्यूई में बल्कि पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में भी हमारा ये परिवार भी प्रसिद्ध है, ये फैन ने मुस्कराते हुए कहा। उसके शब्द गर्व से भरे थे। ये जिवेन चुप रही। उसके अपनेपन की भावना ये फैन की तरह मजबूत नहीं थी। वह चुपचाप लाइन में लग गया। वह अपने मूल को जानने ही वाला था, लेकिन उसका हृदय अचानक शांत हो गया। एक और आधे दिन के बाद सामने वाले एक के बाद एक परीक्षा पास कर चुके थे। कुछ लोगों ने आसानी से परीक्षा पास कर ली, जबकि अन्य ढोंगी पाए गए। जहां तक ढोंगियों की बात है, उन्हें ये परिवार के गुर्गों द्वारा जल्दी से ले जाया गया, जो कहीं से भी प्रकट हुए थे। ये लोग बस मौत को दावत दे रहे हैं।
ये फैन ने तिरस्कार में अपने होठों पर हाथ फेरा और कहा, हर साल हमेशा कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो हमारे ये परिवार के शिष्यों का प्रतिरूपण करना चाहते हैं। यहाँ तक कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ये परिवार के शिष्यों के भौतिक शरीर को धारण करने के बाद परीक्षा पास करना चाहते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। ये फैन के शब्द अनजाने में हो सकते हैं, लेकिन इससे येज़ेवेन का दिल कांपने लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे शरीरधारी माना जाना चाहिए, और वह मूल नहीं था। आपका क्या मतलब है? येज़ेवेन ने शांति से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे शरीर धारण करते हैं, जब तक वे शरीर धारण करते हैं। आत्मा और भौतिक शरीर के बीच संगतता 100% तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए अगर उन्हें पता चल गया तो वे मर जाएंगे। उन लोगों के लिए जो हमारे ये परिवार के शिष्यों के भौतिक शरीर को अपने पास रखने का साहस करते हैं, हम कभी नर्म नहीं होंगे। ये फैन ने वास्तव में कहा। येज़ेवेन को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। हालांकि जब उन्होंने रहस्यमयी जगह के बारे में सोचा तो वे तुरंत शांत हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी आत्मा की जांच करना चाहता था, रहस्यमय जगह से गुजरना संभव नहीं था। वास्तव में जब वह युआन स्कूल में था तब उसकी जांच की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि रहस्यमय स्थान ने सब कुछ छुपा दिया था। हालांकि इस घटना ने येज़ेवेन को याद दिलाया था कि उसके शरीर के साथ अनुकूलता अब कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन देर सवेर यह उसका सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। इस छिपे हुए खतरे को हल करने का एकमात्र तरीका अपने पूर्ववर्ती के दिल में सबसे बड़ी गांठ को सुलझाना था, जो कि उनकी उत्पत्ति का रहस्य था। तभी उसके लिए अपने शरीर के साथ पूरी तरह से घुलना मिलना संभव होगा। अचानक पीछे से आवाज आई। तो ज़ेवेन और लियू चून ने मुड़कर देखा और एक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को टीम के पीछे से चलते देखा। उसके पास तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखें थीं। वह असाधारण रूप से सुंदर था और उसके चेहरे पर कुछ अहंकारी मुस्कान थी। पूरी टीम में अचानक हड़कंप मच गया। बहुत से लोग सफ़ेद कपड़े पहने आदमी को एक बार में पहचानने लगे। यह ये जिंग है, यह वास्तव में वही है। मैंने उसे पहले दूर से देखा है। मैंने उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये जिंग तुम्हारा मतलब है? माउंट क्यूई का प्रसिद्ध ये जिंग? हाँ, यह वह है। किंवदंती है कि वह एक सर्वोच्च प्रतिभा है। वह स्वर्ग में स्टार लॉर्ड का पुनर्जन्म है। वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वह रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल में क्यों आया? क्या वह भी अपने पूर्वजों को पहचानना चाहता है और कबीले में वापस जाना चाहता है? फुफकार, एक अफवाह है कि ये जिंग भी हमारे ये परिवार में एक बड़े शॉट का नाजायज बेटा है। वह केवल कुछ 100 वर्षों में उठने में सक्षम था। काफी हद तक यह उस बड़े शॉट के समर्थन के कारण है। उसके पास बहुत सारे संसाधन और प्रशिक्षण हैं। इस तरह वह उत्कृष्ट हो गया। हालांकि यह केवल एक अफवाह है। उद्धरण चिन्ह। अब लगता है कि यह अफवाह नहीं है। क्या ये जिंग अपने पूर्वजों को पहचानना चाहता है और रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल के माध्यम से कबीले में लौटना चाहता है? लेकिन वह इस समय वापस क्यों आया? क्या वह भी पितृपूजा समारोह में जीनियस लड़ाई के लिए एक शानदार करतब से दुनिया को विस्मित करना चाहते हैं? यहाँ तक अगर वह ये जिंग है तो भी पुश्तैनी पूजा समारोह में एक शानदार उपलब्धि के साथ दुनिया को विस्मित करना बहुत मुश्किल है। हमारे ये परिवार में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। उनमें से कई प्राचीन काल में प्रसिद्ध हैं। मुझे डर है कि यह बहुत बड़ा होगा। उसके लिए एक शानदार करतब से दुनिया को विस्मित करना मुश्किल है। तो ज़ेवेन सिकोड़ी, ये किस तरह की प्रतिभा है ये जिंग? ये परिवार वास्तव में क्यूई पर्वत क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले अधिपतियों में से एक था। इस परिवार की प्रतिभाएं फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लोगों से कहीं बेहतर थीं। पहले ये फैन था और फिर ये जिंग था। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून घोषणा क्षेत्र के 5वें स्तर को पार कर लिया था। वे विशेषज्ञों की युवा पीढ़ी के बीच अत्यंत दुर्लभ थे। ये जिंग जाहिर तौर पर अपने आसपास की चर्चाओं से प्रभावित नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। वह बस आगे बढ़ा, लाइन पार की और रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। जरा ठहरिए, ये फैन ने उपहास किया, आगे बढ़ा और कहा, जेगोलो, तुमने लाइन काट दी। ये जिंग ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह अंदर घुसा और ये फैन के चिल्लाने की परवाह नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की लाइन काटने की? क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी है? ये फैन ने उपहास किया और आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया। उसने अचानक एक मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी बल ने तुरंत हड़कंप मचा दिया और लहरें तुरंत बह गईं। मुट्ठी का बल एक क्रूर जानवर में बदल गया जो ये जिंग की ओर झपटा। ये फैन के हिंसक हमले के सामने ये जिंग यह दिखावा नहीं कर सकता था कि उसने उसे नहीं देखा। मुट्ठी के दबाव से उन्हें बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसके शरीर के एक मोड़ के साथ अनगिनत सितारों की शक्ति उसके हाथ में दिखाई देने लगी, जिससे लहरें उठने लगीं। यह एक विशालकाय तारे के हाथ में बदल गया और नीचे पटक दिया। इस विशालकाय तारे के हाथ में एक ब्रह्मांड था। अनगिनत सितारे नष्ट हो गए और एक पल में पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म और सर्वनाश की शक्ति एक भयानक शक्ति में बदल गई जिसने भयंकर जानवरों पर विस्फोट किया।
बूम! मुट्ठी का बल और हथेली का बल टकराया, जिससे एक भयानक सूक्ष्म हवा चली। रुकने से पहले दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि इस टकराव में स्पष्ट रूप से ये फैन का पलड़ा भारी था। उसके पास एक अत्याचारी शरीर था, इसलिए उसे अपने शरीर में बढ़ते रक्त को शांत करने के लिए केवल कुछ सांसें लेने की जरूरत थी। ये जिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने अपने शरीर में बढ़ते खून को दबाने के लिए कुछ सांसें लीं। आप क्या कर रहे हैं? ये जिंग ने ये फैन और ये शिवेन को उदासीनता से देखा। क्या तुमने सुना नहीं, जिगोलो? क्या तुमने कतार काट दी? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उन्होंने तुम्हें नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा? ये फैन ने उपहास किया और मुस्कुराया। उसे ये जिंग की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। इसके विपरीत उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। ये जिवेन को पता था कि ये फैन की आंखों को देखते ही ये फैन का मार्शल आर्ट के प्रति जुनून फिर से सक्रिय हो रहा था। यहाँ रास्ते में ये फैन ने बार बार कहा था कि वह मुख्य परिवार के जीनियस को मारना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि ये परिवार का नंबर 1 जीनियस कौन था। ऐसा लगता था कि ये फैन के शब्द ये जिंग के दर्द को छू रहे थे। उसने ये फैन और ये जिवेन को बेहद भद्दे भाव से देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जिंग गुस्से में थी। जब से वह प्रसिद्ध हुए थे तब से किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस नहीं किया था। आप किस बारे में बहस कर रहे हैं? इस समय एक दुबला पतला बूढ़ा रिटर्निंग आंसर हॉल से बाहर चला गया। उसने उन 3 लोगों पर नजर डाली जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे और अधीरता से कहा, क्या आप रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल में परेशानी पैदा करना चाहते हैं? अगर आप परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। ऐसा लग रहा था कि इस समय हर कोई शांत हो गया है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनके सामने बूढ़ा आदमी रिटर्निंग पूर्वजों के हॉल का हॉल मास्टर था। ये परिवार में निश्चित रूप से उनका उच्च स्थान था, अन्यथा उसे रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल का प्रबंधन करने के लिए नहीं भेजा जाता, जो कि ये परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। हालांकि इस तरह का काम आमतौर पर आम लोगों द्वारा किया जाता है और रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल के हॉल मास्टर को सचेत नहीं करेगा। जो लोग कतार में कटौती करते हैं वे खो जाते हैं। बूढ़े आदमी ने ये जिंग को देखा और कहा, पीछे जाओ और लाइन अप करो। ये जिंग की नसें फूल रही थीं। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन लौटने वाले पूर्वज हॉल के हॉल मास्टर के सामने उसने अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। वह बिना कुछ कहे केवल लाइन के पीछे जा सकता था। यह उनकी पिछली उच्च उत्साही उपस्थिति के विपरीत था। तुम दोनों अंदर आओ। इस समय लौटने वाले पूर्वजों के हॉल मास्टर ने ये जिवेन पर नजर डाली और कहा। हाँ, उन दोनों ने हॉल में रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर का पीछा किया। इस समय बाहर मूल रूप से शांत टीम अचानक हंगामे में फंस गई। यह व्यक्ति कौन है? वास्तव में ये जिंग के साथ बराबरी पर लड़ना अकल्पनीय है। यह सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ये कबीले में वास्तव में इतनी उत्कृष्ट प्रतिभाएं बाहर भटक रही हैं? ये जिंग का चेहरा राख हो गया। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। ये शब्द उनके मुंह पर तमाचे की तरह थे। उसने कभी इन कुलों को अपनी आंखों में नहीं डाला था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फैन जैसा शीर्ष विशेषज्ञ इन लोगों के बीच छिपा होगा। वह ये फैन से बेहद नफरत करता था। वह एक शिवेन से भी नफरत करता था। लानत है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? ये जिंग ने अंदर ही अंदर शाप दिया। जल्दी या बाद में तुम बिना दफन के मर जाओगे। ये जिवेन और ये फैन हॉल में चले गए। पूरा हॉल अपेक्षाकृत खाली लग रहा था। मेज पर बहुत सारे उपकरण नहीं थे, केवल एक विशाल क्रिस्टल बॉल थी। क्या तुम दोनों यहाँ अपने पूर्वजों को पहचानने आए हो? रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने उन दोनों को देखा। ये दोनों अच्छे अंकुर थे। उनकी आत्मा बेहद मजबूत थी, आम लोगों से कहीं ऊपर। लंबा और मजबूत वाला लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 5वें स्तर पर भी था। नहीं नहीं, मैं शाखा परिवार का शिष्य हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, ये फैन ने कहा। आप शाखा परिवार से हैं? कोई आश्चर्य नहीं। जब रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने सुना कि वह शाखा परिवार से हैं, तो उन्होंने तुरंत कुछ दिलचस्पी खो दी और एक शिवेन की ओर देखने लगे। रक्त की एक बूंद को बाहर निकालो और इसे क्रिस्टल बॉल पर टपकाओ। अगर क्रिस्टल बॉल चमकती है तो इसका मतलब है कि आप ये कबीले के सदस्य हैं, अन्यथा आप स्वाभाविक रूप से नहीं हैं, रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने कहा। अप्रत्याशित रूप से ये सिवेन की कल्पना से कहीं ज्यादा आसान था। प्रक्रिया बिल्कुल भी जटिल नहीं थी। हालांकि क्योंकि यह बहुत जटिल नहीं था, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। ये शिवेन इस चरण से डरने वाली नहीं थी। उसने तुरंत खून की एक बूंद निकाली और उसे क्रिस्टल बॉल पर टपका दिया। निश्चित रूप से क्रिस्टल बॉल ने तुरंत लाल बत्ती का उत्सर्जन किया, यह साबित करते हुए कि ये जिवेन वास्तव में ये कबीले के वंशज थे। दूसरी तरफ लौटने वाले पूर्वज हॉल के हॉल मास्टर ने ये जिवेन को देखा और संतोष में सिर हिलाया। फिर उसकी दिव्य अनुभूति एक शिवेन के शरीर पर छा गई। उसने एक पल में एक शिवेन के आर पार देखा। जैसे ही वह एक शिवेन के दिमाग में गहराई तक जाने वाला था,
ये शिवेन के दिमाग की गहराई में रहस्यमयी जगह प्रकाश की चमकदार किरणों का उत्सर्जन करने लगी। इसने तुरंत दिव्य भावना को अवरुद्ध कर दिया। वापसी करने वाले पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने ये शिवेन को चकित अभिव्यक्ति के साथ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन कानून घोषणा क्षेत्र के पहले स्तर पर एक मार्शल योद्धा अपनी आध्यात्मिक भावना के स्कैन का विरोध करने में सक्षम होंगे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह व्यक्ति एक प्रतिभा होना चाहिए। आखिरकार वे ये परिवार की किसी भी शाखा में नहीं थे। यह अत्यंत दुर्लभ था कि रक्त रेखा अपनी स्वयं की शक्ति के साथ कानून अभिव्यक्ति के दायरे में आरोही हो। बाहर प्रतीक्षा कर रहे अधिकांश लोग केवल महान संत थे, अधिक शक्तिशाली केवल पारलौकिक क्षेत्र में थे। ये परिवार के वंशजों में वे जूनियर हाई स्कूल में भी नहीं थे। जहां तक लोगों की बात है जो अपनी स्वयं की शक्ति से कानून के प्रकटीकरण के क्षेत्र में साधना कर सकते थे, वास्तव में बहुत कम थे। कहने की बात तो यह है कि वह बहुत छोटा था। वह 1000 वर्ष का भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे ये कबीले में भी उन्हें एक प्रतिभाशाली माना जा सकता था। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली था। हालांकि वह थोड़ा हैरान था। उसने आगे की जांच करने का इरादा नहीं किया। सबके अपने अपने राज थे। उसके लिए सभी के रहस्यों का पता लगाना असंभव था। उसे ये शिवेन पर कोई संदेहास्पद बिंदु नहीं मिला। उनके शरीर और आत्मा की अनुकूलता 100% थी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में ये कबीले का खून था। आपका क्या नाम है? रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर से पूछा। ये शिवेन, आपको अपनी पहचान के बारे में कैसे पता चला? रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर से पूछा। कुछ समय पहले मेरे दत्तक पिता ने इसका उल्लेख किया था। मुझे केवल इसके बारे में पता था, ये शिवेन ने कहा। इनके अलावा क्या आपके पास कोई अन्य सुराग है? क्या आप अपने माता पिता के नाम जानते हैं या कुछ अन्य सुराग? रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर से पूछा। इस तरह की रक्तरेखा जो बाहर रह गई थी सबसे अधिक परेशानी वाली थी, क्योंकि उन्हें अक्सर कोई सुराग नहीं था। यह उन नाजायज बच्चों जितना अच्छा नहीं था। हालांकि नाजायज बच्चों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, कम से कम वे जानते थे कि उनके वंशज कौन थे। उन्हें वापस लाना मुश्किल नहीं था। मेरे पिता ये जुनशान हैं। ये शिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने ये जुनशान का नाम सुना तो उसका हाथ अचानक कांप उठा। क्या? हाँ, ये जुनशान, ये शिवेन ने कहा। हाँ, तुम्हारी काया वास्तव में अतीत में ये जुनशान के समान है। रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने बड़बड़ाया जैसे कि वह यादों में डूबा हुआ हो। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम उसका बेटा बनोगे। इस बार यह जीवंत होगा। वरिष्ठ, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। उनका मूड थोड़ा उत्साहित था। उसकी आत्मा की गहराई में शेष आत्मा अंत में उत्तेजित हो गई। मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे कैसे नहीं जान सकता? रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज असहज महसूस करते हो और टहलने के लिए बाहर आना पड़ता है। ये जुनशान, मैं तुम पर तब एहसान करता हूँ। मुझे आज इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने अपने बगल में ये परिवार के शिष्य से कहा, उसका नाम रिकॉर्ड करें। लुओस सिटी शहर के दक्षिण में ये परिवार शाखा। उसके पिता, ये जुनशान। ये शिवेन अभी भी थोड़ा स्तब्ध थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कबीले में वापस आ गया हूँ? अब से मैं भी वंशावली में ये परिवार का सदस्य हूँ। जैसे ही वापस लौट रहे पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने बोलना समाप्त किया, ये शिवेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में असामंजस्यपूर्ण अवशेष आत्मा का एकमात्र निशान भी एक पल में गायब हो गया। यह अब ये शिवेन की आत्मा और शरीर के पूर्ण एकीकरण में बाधा नहीं बनी। यह पूर्ववर्ती की भावना होनी चाहिए। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसे अब कोई चिंता नहीं थी। उसी समय ये शिवेन ने केवल महसूस किया कि उसकी आंखों में चमक थी। दायरे पर कुछ अवरोध आखिरकार गायब हो गए थे। व्यवस्था के प्रकटीकरण क्षेत्र का दूसरा स्तर ठीक उसके सामने था। जब तक उसे आगे बढ़ने का मौका मिला, वह निश्चित रूप से कानून घोषणा क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होगा। बच्चे, अब तुम भी कबीले में लौट आए हो। लौटने वाले पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने ये शिवेन को कुछ जटिलता के साथ देखा और कहा, दूसरों के लिए यह एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि वे ये परिवार के संसाधनों और मार्शल सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए यह नहीं हो सकता है एक अच्छी बात। लेकिन चूंकि तुम उनके बेटे हो, तुम्हें इस संबंध में तैयार रहना चाहिए। ये शिवेन उलझन में थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ सुना। ऐसा लगता है कि कबीले में वापस आना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। क्या ये परिवार में कोई है जो नहीं चाहता कि मैं वापस आऊं? वरिष्ठ, मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, मेरे पिता अब कहाँ हैं? ये शिवेन ने पूछा। रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर अचानक चौंक गए और कहा, वह मर चुका है। मृत। ये शिवेन बुदबुदाए। हाँ, मुझे पहले ही इस परिणाम की उम्मीद थी। यदि वह मरा नहीं है तो उसे मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सैकड़ों वर्षों तक कोई गति कैसे नहीं हो सकती थी? मेरी माँ के बारे में क्या? ये शिवेन ने जल्दी से पूछा। वह तुम्हारे पिता के साथ मर गई।
रिटर्निंग पैट्रिक हॉल के हॉल मास्टर ने अस्वाभाविक रूप से कहा, वे सब मर चुके हैं। यहाँ तक ये ज़िवेन भी अपने दिल में उदासी महसूस किए बिना नहीं रह सका। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे मिटा नहीं सका। वह एक बड़े लक्ष्य के साथ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आया था, जो कि उसके जैविक माता पिता को खोजना था। अब उसे खबर मिली कि वे सभी मर चुके हैं। फिर क्या यहाँ मेरा कोई और रिश्तेदार है? ये ज़िवेन ने पूछा। बेशक, आपके सभी रिश्तेदार लुओए शहर के दक्षिण में हैं। जब ये ज़िवेन और ये फैन रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल से बाहर आए तो भीड़ में हंगामा मच गया। ये फैन सबका ध्यान का केंद्र बन गया था। उसके और ये जिंग के बीच की लड़ाई स्वाभाविक रूप से सभी की आंखों में एक बड़ा प्रभामंडल बन गई थी। ये फैन कभी भी पहाड़ के गांव से बाहर नहीं आई थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी ताकत कितनी अत्याचारी थी। हालांकि ये जिंग लंबे समय से माउंट क्यूई में प्रसिद्ध थी। वह प्रसिद्ध प्रतिभाओं में से एक थे। भले ही उन्होंने केवल एक चाल का आदान प्रदान किया था, वे कमोबेश यह बता सकते थे कि ये फैन शायद ये जिंग से कमतर नहीं था। ये ज़िवेन ने भी महसूस किया कि उसके शरीर पर एक जोड़ी कातिलाना नजर आ रही थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि यह निस्संदेह ये जिंग था। ये फैन ने भी ये जिंग की उपस्थिति को महसूस किया। वह गर्व से मुस्कुराया और ये जिंग के साथ ये जिंग के पास से गुजरा। लानत है, धिक्कार है, धिक्कार है, ये जिंग गुस्से से दहाड़ा। रिटर्निंग एंसेस्टर हॉल से निकलने के बाद ये फैन मुस्कुराया और बोला, वह सिर्फ एक नाजायज बेटा है। इसमें घमंड करने की क्या बात है? हालांकि वह केवल एक शाखा परिवार का शिष्य था, ये फैन ने स्पष्ट रूप से मुख्य परिवार के इन विशेषज्ञों को अपनी नज़रों में नहीं रखा। ये परिवार में रक्तरेखा महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिसके पास बेहतर प्रतिभा है, जिसके पास मजबूत ताकत है, उसे बोलने का अधिकार होगा। हालांकि ये ज़िवेन का मन इस पर नहीं लग रहा था। वह अभी भी रिटर्निंग आंसर हॉल के मास्टर के शब्दों के बारे में सोच रहा था। उसके अभी भी एक चाचा और एक चाचा थे। ये दोनों ये ज़िवेन के इकलौते रिश्तेदार थे। लुओए शहर, वहां जाना जरूरी था। कम से कम उसे बसना पड़ा। चलो पहले जाकर रिपोर्ट करते हैं। मैं तुम्हें बाद में एक जगह ले जाऊंगा, ये फैन ने मुस्कराते हुए कहा। ये ज़िवेन ने परवाह नहीं की। वैसे भी उसे कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। हालांकि वह ये परिवार में वापस आ गया था, फिर भी ये परिवार में बहुत सारे लोग थे। निश्चय ही सबके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना असंभव था। ये ज़िवेन ये फैन के साथ गई और रिपोर्ट करने गई। उनके रहने के लिए शहर में 2 कमरों की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान वे वेलकम सिटी में रहेंगे। घर बसाने के बाद ये फैन ये ज़िवेन को बाहर लाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। मैं आपको बता दूं, मुझे पहले से ही पता था कि मुख्य परिवार के पास यह मार्शल एसेंस पैगोडा है। टीएसके, मैं लंबे समय से मार्शल एसेंस पैगोडा की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, ये फैन ने कहा। ये फैन के परिचय के बाद ये ज़िवेन को पता चला कि ये वंश के वेलकम सिटी में एक विशाल इमारत थी। यह पूरे ये वंश और यहाँ तक पूरे क्यूई पर्वत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स टावर था। मार्शल रिफाइनमेंट टावर में कुल 9 स्तर थे। बहुत कम लोग थे जो इतने सालों में 9 स्तरों से गुजर सके। यह भी संभव था कि वर्तमान पीढ़ी में एक भी प्रतिभाशाली युवा नहीं था। जो लोग 7 स्तरों से गुजर सकते थे उन्हें फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सीन के रूप में माना जा सकता है। 5वें स्तर से गुजरने में सक्षम होने के नाते पहले से ही सार्वजनिक रूप से एक प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। जितना आगे जाएगा उतना ही मुश्किल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल एसेंस पगोडा में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वचालित रूप से उनके समान स्तर के विशेषज्ञों का उत्पादन करेगा। दूसरे शब्दों में, यदि एक जियांटियन योद्धा प्रवेश करता है तो जो प्रकट होगा वह एक जियांटियन विशेषज्ञ होगा। यदि कोई कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ प्रवेश करता है तो जो दिखाई देगा वह कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ होगा। इसके अलावा जितना ऊंचा स्तर होगा उतने ही अधिक लोग दिखाई देंगे। पहले स्तर पर केवल 1, दूसरे स्तर पर 5, तीसरे स्तर पर 10, चौथे स्तर पर 50 और 5वें स्तर पर 100 था। एक ही स्तर के 100 विशेषज्ञों को हराने वाले को ही जीनियस कहा जा सकता है। बाहरी दुनिया में एक ही स्तर के 5 या 10 विशेषज्ञों को हराना पहले से ही एक जीनियस कहलाने के लिए पर्याप्त था, अकेले 100 जाने दो। इसके अलावा यह एक प्रतिभा का निम्नतम स्तर था। कोई सोच सकता है कि यह कितना कठिन था। इसके अलावा इस मार्शल एसेंस पैगोडा में ताकत की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी प्रवेश कर सकता था। जब तक कोई ये कबीले का सदस्य था और 5वें स्तर से गुजर सकता था, वे तुरंत कई उच्च अधिकारी का ध्यान आकर्षित करेंगे और ध्यान और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बेशक जिन लोगों ने मार्शल एसेंस पैगोडा में प्रवेश करने का साहस किया वे बिना किसी अपवाद के ये कबीले के कुलीन थे। अगर वे जाते तो साधारण लोग केवल खुद को अपमानित कर रहे होते। यह कहा जाता है कि यदि आप ये कबीले को विस्मित करना चाहते हैं तो अपना नाम मार्शल एसेंस पैगोडा में छोड़ना पहला कदम है।
एक बार जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी कि मुख्य परिवार के वे अभिमानी प्रतिभाएं मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा, ये फैन ने हंसते हुए कहा। वह एक मार्शल आर्ट के दीवाने थे और हमेशा एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की तलाश में रहते थे। हालांकि ये ज़िवेन एक अच्छी प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन उनके स्तरों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। अगर वह ये ज़िवेन से लड़ता तो उसे अपनी खेती को दबाना पड़ता। अगर ये ज़िवेन कानून के घोषणापत्र के दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंच जाता है, तभी वह जी जान से लड़ने में सक्षम होगा। इसलिए जब से वह जानता था कि येकशिवेन टूटने वाली है, उसने येकशिवेन से जल्दी से तोड़ने का आग्रह किया ताकि वे दोनों स्वतंत्र रूप से लड़ सकें। गेस्ट सिटी में मार्शल एसेंस पगोडा सबसे प्रतिष्ठित इमारत थी। यह हजारों मीटर लंबा और बादलों में ऊंचा था। यह ऐसा था मानो शिवालय का नुकीला सिरा पूरे आकाश को भेद रहा हो। पूरा शिवालय लोहे ग्रे रंग का था, मानो वह काले लोहे से बना हो। किंवदंती यह थी कि यह मार्शल एसेंस पगोडा वास्तव में ये कबीले में एक शक्तिशाली व्यक्ति का जादू उपकरण था। हालांकि इस सिद्धांत का शीघ्र ही खंडन कर दिया गया था। मार्शल एसेंस पगोडा हजारों सालों से गेस्ट सिटी में खड़ा था। कौन इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? जब वे दोनों पहुंचे तो मार्शल एसेंस पैगोडा के आसपास पहले से ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह लोगों का एक समुद्र था। तीसरा स्तर, इतनी जल्दी कोई टूट रहा है। उन दोनों के मन में अचानक यह विचार आया। ये ज़िवेन ने देखा, वास्तव में मार्शल एसेंस पैगोडा का केवल तीसरा स्तर ही हल्का चमक रहा था। यह साबित करता है कि वह पहले ही तीसरे स्तर से टूट चुका था। ये जिंग अद्भुत है। उसने पहले 2 स्तरों को आसानी से पार कर लिया। किसी ने आह भरी। अगर यह मैं होता तो मुझे पहले स्तर को पार करने में कोई समस्या नहीं होती। हालांकि दूसरा स्तर एक अलग कहानी है। आखिरकार एक ही क्षेत्र में 5 विशेषज्ञ हैं। जब तक कि कोई सच्चा प्रतिभाशाली न हो, अन्यथा कौन यह कहने का साहस करेगा कि वे पार कर सकते हैं? क्या यह जिगोलो है? तूफान ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दिखावटी है। येकशिवेन हंसे बिना नहीं रह सकी। ये जिंग दिखावटी थी। वास्तव में ये फैन कोई बेहतर नहीं थी। हालांकि ये जिंग और उसके बीच का अंतर यह था कि ये जिंग सुर्खियों में रहना चाहता था। वह मशहूर होना चाहता था और भीड़ की हैरान कर देने वाली निगाहों का आनंद लेना चाहता था। हालांकि ये फैन मार्शल आर्ट के दीवाने थे। उसने जो कुछ भी किया वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी खोजने के लिए था। तीसरे स्तर के 10 विशेषज्ञ जाहिर तौर पर ये जिंग को ज्यादा देर तक नहीं रोक सके। वे जल्द ही चौथे स्तर से गुजरे। कोई व्यक्ति जितने स्तरों को पार कर सकता है, उसका ताकत से बहुत कम लेना देना है। यह विशुद्ध रूप से किसी की लड़ाकू प्रतिभा पर निर्भर करता था। सामान्यतया किसी की लड़ाकू प्रतिभा जितनी मजबूत होगी, उसकी साधना तकनीक उतनी ही बेहतर होगी। स्वाभाविक रूप से कोई और स्तरों को पार करने में सक्षम होगा। हर कोई प्रशंसा में चिल्लाया। ये फैन ने तिरस्कार से अपने होठों को मोड़ लिया। ये जिंग थोड़ी देर के लिए चौथे स्तर पर रुकी। उसने चौथा स्तर पार किया और 5वें स्तर पर प्रवेश किया। भीड़ पहले से ही इसके लिए सुन्न थी, खासकर जब उन्हें पता चला कि चुनौती देने वाला प्रसिद्ध जीनियस ये जिंग था, तो उन्हें अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अनुमान लगाने लायक एकमात्र चीज यह थी कि वह कितनी मंजिलें साफ कर पाएगा। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि वह 6ठे स्तर को पार कर सकता है। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि वह 7वें स्तर को पार कर सकता है। सभी को लगा कि वह सबसे खराब स्थिति में भी कम से कम 5वें स्तर को पार कर सकता है। निश्चित रूप से 5वां स्तर ये जिंग को नहीं रोक सका। वह सभी तरह से 6ठे स्तर तक चला गया। वह एक प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरने में विफल नहीं हुआ। ये ज़िवेन को स्वीकार करना पड़ा कि ये जिंग थोड़ा दबंग था। हालांकि उनकी ताकत और प्रतिभा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी। अधिकांश प्रतिभाएं अभिमानी और अनियंत्रित थीं। उनमें से कुछ ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। हालांकि वे अपने दिल में बेहद गर्व और अलग थे। ये फैन इसका एक उदाहरण था। उनका स्पष्ट रूप था। हालांकि अगर उसने येकशिवेन की ताकत को नहीं पहचाना होता तो वह येकशिवेन की ओर नहीं देखता। दिन के अंत में लोग केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़ेंगे जो उनके समान थे। यह संभोग का सिद्धांत था। हालांकि 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद स्पष्ट रूप से ये जिंग के लिए यह आसान नहीं था। 5वें स्तर पर केवल 100 लोग थे। हालांकि 6ठे स्तर पर 500 से अधिक लोग थे। कठिनाई इतनी सरल नहीं थी जितनी 5 गुना बढ़ जाना। यह कहा जाना चाहिए कि कठिनाई कई गुना बढ़ गई थी। 7वें स्तर पर लोगों की संख्या हजारों में पहुंच गई थी। 8वें स्तर पर लोगों की संख्या 5000 तक पहुंच गई थी। और 9वें स्तर पर लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। इसलिए केवल कुछ ही लोग 9वें स्तर से गुजरने में सफल हुए थे। वे सभी लोग अपने साथियों के बीच असामान्य और अजेय थे। एक चींटी को भी हजारों लोग मार सकते थे। कहने की बात नहीं, वे सभी एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। ये जिंग लंबे समय के बाद आखिरकार 6ठे स्तर से गुजरी। वह आसानी से 7वें स्तर में प्रवेश कर गया। वह 7वें स्तर से नहीं गुजर सकता, ये ज़िवेन ने कहा। ये फैन ने सिर हिलाया।
छठा स्तर पहले से ही बहुत कठिन था। सातवें और छठे स्तर की कठिनाई बिल्कुल समान नहीं थी। कोई भी समझदार आंख वाला इसे देख सकता था। ये जिंग को सातवें स्तर से गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये जिंग आखिरकार विफल हो गया और सातवें स्तर का आधा पास करने के बाद उसे सीधे बाहर भेज दिया गया। हालांकि वह सातवें स्तर से गुजरने में विफल रहा, ये जिंग उदास नहीं था। यहाँ तक उनके चेहरे पर कुछ अहंकारी मुस्कान भी थी। आसपास के लोग हैरान रह गए। आखिरकार ये परिवार के करोड़ों लोगों में से बहुत कम ऐसे थे जो पांचवें स्तर से गुजर सके। वे पहले से ही एक प्रतिभा के मानक तक पहुंच चुके थे कि परिवार पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा वह छठे स्तर से गुजरा था। वह सातवें स्तर का आधा भी पार कर चुका था। यह अपना नाम बनाने के लिए काफी था। हालांकि उसने जल्दी ही ये फैन और ये जिवेन को भीड़ में देखा। उनकी आंखें अचानक नम हो गईं। इन्हीं दोनों ने उसे अपने आप को मूर्ख बनाया। उन्हें मौके पर ही पैट्रिक हॉल मास्टर द्वारा फटकार लगाई गई। हालांकि वह वापस नहीं लड़ सका। इस समय उसने दोनों को उत्तेजक दृष्टि से देखा। टस्क, इसमें इतना अच्छा क्या है? मुझे देखो, यह अजीब होगा अगर मैं तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, ये फैन ने उपहास किया। वह तुरंत ऊपर चला गया और मार्शल एसेंस टॉवर में प्रवेश कर गया। हर कोई ये फैन के गायब होने के फिगर को सदमे में देख रहा था। आमतौर पर अगर कोई पांचवें स्तर और उससे ऊपर पहुंच जाता है तो संभव है कि अगले कुछ दिनों में कोई भी मार्शल एसेंस टॉवर का प्रयास न करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक प्रतिभा के प्रभामंडल के तहत जाना केवल अपने आप को शर्मिंदा करेगा। इसके अलावा वह सीधे ऊपर चला गया। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वो ये जिंग को सबक सिखाना चाहता था? मुझे विश्वास नहीं है कि वह इतने स्तरों को पार कर पाएगा, ये जिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इतनी जल्दी? वह पहले ही स्तर पार कर चुका है, किसी ने इस समय कहा। जबकि हर कोई हैरान था, लियू चून ने आसानी से दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। पहले स्तर ने उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। ये जिंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि शुरुआत में जाल कुछ भी नहीं था। वह उनके बीच से भी बड़ी आसानी से निकल गया था। असली कठिनाई पांचवें स्तर से शुरू हुई। वह सातवें स्तर के आधे से ही गुजरा था, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि यह मार्शल एसेंस टॉवर कितना भयानक था। प्रत्येक स्तर की कठिनाई पिछले वाले से कई गुना अधिक थी, विशेषकर 9वें स्तर की। उनकी राय में यह ऐसा स्तर नहीं था जिसे कोई पार कर सके। उसी दायरे के 10,000 विशेषज्ञ थे। यहाँ तक उनके जैसे जीनियस जो उसी क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक मजबूत थे, उनके जीतने का कोई मौका नहीं होगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फैन उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसने दूसरा स्तर पार कर लिया है। तो फैन ने दूसरे स्तर को लगभग एक क्षण में आसानी से पार कर लिया। सभी इसका बेसब्री से इंतजार करने लगे। इस आदमी ने ये जिंग को भड़काने की हिम्मत की, इसलिए वह बेवकूफ नहीं था। उनके पास भी कुछ हुनर। दूसरे स्तर पर उसी दायरे के 5 विशेषज्ञ ये फैन को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। यहाँ तक तीसरा स्तर भी ये फैन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। बस एक क्षण में ये फैन पहले ही चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था। हर कोई अधिक से अधिक चर्चा करने लगा और ये फैन का नाम भी अधिक से अधिक लोगों द्वारा जाना जाने लगा। मूल रूप से कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह 5वां स्तर भी पास नहीं कर सका। 5वीं कक्षा पास करने के बाद उसे परिवार द्वारा तैयार किए जाने वाले महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया जाएगा। ये परिवार के कई शिष्य जो रातों रात मशहूर होना चाहते थे, वे यहाँ आना पसंद करते थे। ये फैन के चौथे स्तर को आसानी से पार करने के बाद ये जिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस समय वह कैसे नहीं देख सकता था कि भले ही ये फैन उसके जितना अच्छा न हो, उसे डर था कि कहीं वह बहुत पीछे न रह जाए। धिक्कार है, यह आदमी कहाँ से आया? ये जिंग ने ठंडेपन से ये शिवेन को देखा। उनकी राय में चून की ये फैन पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए ये जिवेन के साथ आया था, वह या तो एक नाजायज बच्चा था या एक वंशज था जो बाहर भटक गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा था, उनका मानना कि यह असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बिना पर्याप्त संसाधनों के उसका उत्थान करना असंभव था। यह संसाधनों द्वारा निर्धारित किया गया था। जैसा कि कहा जाता है, पृथ्वी, धर्म और धन सभी अपरिहार्य हैं, और धन शब्द सभी प्रकार के संसाधनों को संदर्भित करता है। एक नाजायज बेटे के रूप में वह प्रसिद्धि पाने और कई प्रतिभाओं को दबाने का कारण काफी हद तक था क्योंकि उसके पिता एक कबीले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने गुप्त रूप से उन्हें बहुत सारे संसाधन दिए थे। हालांकि इन दोनों के लिए इतनी अच्छी स्थिति होना स्पष्ट रूप से असंभव था। सिर्फ टैलेंट के भरोसे वे इतनी दूर कैसे आ सकते थे? उनकी जन्मजात प्रतिभा कितनी प्रबल थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति है भी। नहीं तो वह अपना सिर दीवार से पटक कर अपनी जान दे देता। चौथी मंजिल ये फैन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकी। वह जल्दी से वहां से गुजरा और 5वीं मंजिल में घुस गया। पूरे मार्शल एसेंस टॉवर में 5वीं मंजिल एक वाटरशेड थी। 5वीं मंजिल से नीचे वाले उल्लेख के लायक नहीं थे। किसी को उनकी परवाह नहीं होगी।
हालांकि जो लोग 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे वे उच्च आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। ये जिंग, मैंने सुना है कि तुम भी 6ठी मंजिल से गुजरी हो। भीड़ में से आवाज आई। यह एक शानदार वस्त्र में एक आदमी था। उसने सोने की कढ़ाई के साथ एक गहरे हरे रंग का लहंगा पहना था और एक गहरे नीले रंग की बेल्ट जिसमें सुनहरे मकड़ी का पैटर्न था उसकी कमर के चारों ओर बंधा हुआ था। उसके बाल हवा की तरह थे और उसकी आंखों की एक जोड़ी थी जो प्राचीन तालाबों की तरह थी। उनका फिगर लंबा था और वे सुसंस्कृत, शिष्ट और वीरता से भरे हुए थे। हालांकि जब उसने ये जिंग को देखा तो उसकी आंखों में हंसी का एक संकेत था। ये चेंगलोंग, ये जिंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वास्तव में जब उसने ये शिवेन और ये फैंग को देखा तो उसकी आंखें उससे भी ज्यादा ठंडी थीं। जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट हो। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आप अभी भी 7वीं मंजिल से नहीं गुजर सकते। ये चेंगलोंग ने उपहास किया और कहा, मैंने सुना है कि कोई आज 7वीं मंजिल से गुजरा है, तो मैं देखने आया था। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कुछ समय बाद 7वीं मंजिल से गुजरूंगा। ये जिंग ने दांत पीसकर कहा, तुम्हारे पास मुझसे अधिक संसाधन हैं। अब जब मैं कबीले में वापस आ गया हूं तो कबीले के उच्च अधिकारी मेरा पालन पोषण और सम्मान करेंगे। मैं तुमसे बुरा नहीं बनूंगा। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। तुम भ्रम में हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस आने की अनुमति दी होती? मजाक मत करो, ठीक है। ये चेंगलोंग ठहाके लगाकर हंस पड़े। क्या तुम दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया? इस समय भीड़ से एक बर्फीली आवाज आई। सभी ने देखा, यह एक और उत्कृष्ट युवक था। उसने नीले रंग के रेशमी कपड़े पहने थे और उसकी कमर के चारों ओर बिजली के पैटर्न के साथ एक काले रंग की बेल्ट बंधी हुई थी। उसके बर्फ के सफेद बाल, गहरी और बर्फीली ठंडी फीनिक्स आंखें और एक दृढ़ व्यक्ति की एक जोड़ी थी। केवल उसका स्वभाव बर्फीला ठंडा था, बर्फ की मूर्ति की तरह ठंडा था, और इसने दूसरों को डर से कांपने का कारण बना दिया जब उन्होंने उसे देखा। आज कौन सा दिन है? ये रहस्यमय प्रतिभाएं एक के बाद एक प्रकट हुई हैं। सबसे पहले यह ये जिंग था जिसने 6ठी मंजिल को पार किया और अपना नाम बनाया। फिर एक अन्य व्यक्ति ने ये जिंग को भड़काने की हिम्मत की। फिर ये चेंगलोंग और ये सुए थे। ये दो दुर्लभ प्रतिभाएं वास्तव में यहाँ प्रकट हुईं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे आज फिर से टावर को चुनौती देने जा रहे हैं? हालांकि मार्शल एसेंस टावर का किसी की ताकत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एक परीक्षण के बाद किसी की ताकत तय हो जाएगी। यदि कोई और अधिक स्तरों से गुजरना चाहता है तो यह संभव हो सकता है यदि कोई अद्वितीय दिव्य तकनीक विकसित करे या यदि उसके पास उत्कृष्ट योग्यता हो। यदि कोई निरंतर साधना कर रहा होता तो उसका आकस्मिक सामना हो सकता था जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती। एक अद्वितीय दैवीय तकनीक का विकास करने से व्यक्ति छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई मार्शल एसेंस टावर में और आगे जा सकेगा। इतिहास में केवल कुछ ही मार्शल कलाकार थे जिन्होंने मार्शल एसेंस टावर की 9वीं मंजिल में प्रवेश किया था। उनमें से कोई भी अपने पहले प्रयास में 9वीं मंजिल में प्रवेश नहीं कर पाया। वे भी धीरे धीरे 9वीं मंजिल पर कदम कदम पर दाखिल हुए थे। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई वे उच्च अधिकारों से अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। वे जिस मार्शल आर्ट की खेती करते थे वह अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ भी अधिक से अधिक गहरी होती जाएगी। उनके हाथों में हथियार भी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाते। स्वाभाविक रूप से उनके परिणाम अलग होंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि ये कबीले में कुछ ही लोग थे जो मार्शल एसेंस टावर की 9वीं मंजिल को पार कर सकते थे। यदि पुरानी पीढ़ी को शामिल किया जाता तो बहुत सारे लोग होते जो मार्शल एसेंस टावर की 9वीं मंजिल को पार कर सकते थे। बस इतना ही था कि हर कोई मौन रूप से इस बात पर सहमत हो गया था कि यह युवा पीढ़ी के लिए खुद का नाम बनाने की जगह है। बड़े लोग आमतौर पर मस्ती में शामिल नहीं होते। इन लोगों की उम्र ज्यादा नहीं बची थी। अमरता के मार्ग की खोज के लिए वे साल भर खुद को एकांत में रखते थे। जब उनका जीवन काल समाप्त होने वाला था तब वे अमरता के मार्ग पर कदम रखने का प्रयास करेंगे। आप यह भी नहीं जानते, ये लोग साल भर बाहर घूमते रहे हैं और सभी प्रकार के खंडहरों की खोज कर रहे हैं। जिस कारण से वे अब वापस आ गए हैं वह पुश्तैनी पूजा समारोह में दुनिया को विस्मित करना और उच्च का पक्ष प्राप्त करना है। यह सही है। जब भी पितृपूजन समारोह होता है ये स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जैसे ही यीशु की आवाज गिरी उसने देखा कि ये फैन पहले ही 5वीं मंजिल पार कर चुकी थी और 6ठी मंजिल की ओर जा रही थी। ये जिनका रंग थोड़ा बदसूरत हो गया था। तो फैन ने उससे कम समय में 5वीं मंजिल पार कर ली थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह ये फैन से कमतर था? जब वे एक ही दायरे में थे तो वह हार कैसे मान सकते थे? 6ठी मंजिल में प्रवेश करने के बाद ये फैन की गति जाहिर तौर पर धीमी हो गई थी। हालांकि वो अभी भी ये जिंग से काफी तेज था। ये जिवेन ने इन लोगों को देखने के लिए समय लिया। ये लोग ये वंश के सर्वश्रेष्ठ थे।
उनमें से कोई भी झेंगबाई, चांगजी और अन्य से कमतर नहीं था। ये कबीले की नींव गहरी और गहरी थी। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। हालांकि छठी मंजिल ये फैंग के कदमों को नहीं रोक सकी। वह फिर भी 7वीं मंजिल में घुस गया। मूल रूप से जब ये फैंग ने 5वीं और छठी मंजिल में प्रवेश किया तो ये जिंग और अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ये फैंग के छठी मंजिल में प्रवेश करने के बाद उनका रंग थोड़ा बदल गया। 7वीं मंजिल में प्रवेश करने के बाद इस बात की परवाह किए बिना कि वह पास हो सकता है या नहीं, इसका मतलब है कि वह उनके साथ बराबरी पर रहने की क्षमता रखता है। यह पहले से बिल्कुल अलग था। हे, क्या मुझे देर हो गई? एक और शरारती आवाज निकली। ये सुए के सामने एक आकृति दिखाई दी। यह एक युवक था। उन्होंने आसमानी नीले रंग का कढ़ाईदार गाउन पहना था जिसके साथ उनकी कमर पर डार्क पर्पल लेदर बेल्ट बंधी हुई थी। उसके लंबे काले बाल, चमकदार आंखों की एक जोड़ी और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह एक शक्तिशाली युवा विशेषज्ञ थे जो इन लोगों से कमतर नहीं थे। हालांकि उसने अपनी आभा को अच्छी तरह से छिपाया था, ये ज़िवेन अभी भी समझ सकता था कि उसने कानून के चरण के दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया है। एक और, ये फैंग मुख्य परिवार के प्रतिभाशाली लोग वास्तव में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज यह किस तरह का अवसर है? यह व्यक्ति कौन है? क्या वह 7वीं मंजिल पार कर सकता है? ये फैंग ने मुस्कराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन वह हमारे मुख्य परिवार से नहीं होना चाहिए, ये चेंगलोंग ने जवाब दिया। ये फैंग ने अपनी आंखें नीची कर लीं और मुस्कुरा दिए। उन्होंने उदासीनता से कहा, इन वर्षों में शाखा परिवार में कई प्रतिभाएं हुई हैं। यह अजीब नहीं है कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। हर बार जब मैं वापस आता हूं तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें मैं उठना नहीं जानता। ये कबीले में बहुत सारे लोग थे, करोड़ों लोग थे। हालांकि ये क्लान के जीनियस मानक बेहद कठोर थे, लेकिन हमेशा ऐसे कई लोग थे जो समय के बाद ऊपर उठ सकते थे। इतने समय आप कहाँ थे? ये जू ने अचानक पूछा। ये कियान वापस आ गया है। ये फैंग ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा। ये ज़िवेन ने परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने 3 शब्द ये कियान सुने तो वह अचानक उत्साहित हो गया। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने से पहले ही ये कियान जा चुका था। उसने सोचा कि वह लंबे समय तक ये कियान को नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे यहाँ ये कियान की खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। जब वह बाहर थी तो उसका अपहरण कर लिया गया था और लगभग उसकी पवित्रता छीन ली गई थी। अब जब वह बच निकली है तो वह कैसे बदला नहीं ले सकती है? विशेष रूप से वह व्यक्ति, आप यह भी जानते हैं कि वह ये कियान को लेकर कितना चिंतित है। वह तुरंत गुस्से में आ गया और लोगों को स्काई थंडर सागर क्षेत्र में सभी को मारने के लिए भेज दिया। ये फैंग ने मुस्कराते हुए कहा जैसे वह आज अच्छे मौसम के बारे में बात कर रहे हों।